यहाँ पर तो मूवी चल रही है। अब ये मूवी कैसे रिलेटेड और ये कैसे रिलेटेड है, हमारे साथ मेकअप चल रहा है यहाँ पर। तो एक्चुअल में सन हमारे पास कुछ ऐसा है और उसमें से ऐसी फ्लेयर्स निकलती हैं और ये टकराई, ये गई लाइट जैसे बीच में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, उसको एक पॉइंट के ऊपर मिला रहा है। तो ये हमारे पास तो जितनी लाइट रेज आई वो टकराई और एक पॉइंट के ऊपर मिलना शुरू हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम रखेंगे तो आपको होता है बियॉन्ड सी होगा, जब इन्फिनिटी पे होगा बियॉन्ड सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस होगा। क्या मेरे दांत में बहुत दर्द है, चलो मेरे डेंटिस्ट के पास चलते हैं, डेंटिस्ट सिंपल है। तो यहाँ पर ये टकरा रही है, जिस एंगल से टकरा रही है पेपर जलना शुरू हो जाता है। F2F के ऊपर रखी है तो यहाँ से सो हेलो ग्रेविटी गैंग, आप सबका स्वागत है। जी आया नु खुशामदीद, स्वागतम पधारो, स्वागत वा, वेलकम यू ऑल। आप जिस भी जगह से मुझे देख रहे हो, आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आया हूं, एक इंटरेस्टिंग सा सेशन लेकर आया हूं। काफी ज्यादा डिमांड आई मुझे बच्चों से, सर प्लीज एक वीडियो बना दीजिए, इसमें एक पूरा चैप्टर निपटा दीजिए सर, इंपॉर्टेंट से लेकर जितने भी कंसेप्ट है सारे निपटा दीजिए सर, एक वीडियो देखें और हमारा काम हो जाए। तो भैया लो आ गई आपके लिए वीडियो। आज हम बात करेंगे लाइट चैप्टर की और इसका नाम क्या है, वन शॉट। तो जैसा इसका नाम है, बेसिकली एक ही शॉट में हम पूरे चैप्टर को निपटा देंगे, पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। भैया उससे पहले आप सब कैसे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आप सही ट्रैक पे चल रहे हो, क्या आप वैसा ही पढ़ रहे हो जैसा पढ़ाया जा रहा है, क्या आप साथ साथ में स्टडी कर रहे हो वीडियोस को देखकर, तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे, जिससे मुझे एक फीडबैक मिले और मैं उस फीडबैक का यूज करके अगली वीडियो बनाऊं। क्लियर है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर अच्छे अच्छे कमेंट्स करके जाना, मुझे फीडबैक देना कि सर ऐसा थोड़ा करवा दो, ताकि मैं और ज्यादा इंप्रूव करवाऊं आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग। तो भैया सीधा चलते हैं आज के चैप्टर के ऊपर। चैप्टर का नाम है लाइट, रोशनी। हम अपने आसपास देखते हैं, हमारे पास रोशनी रोशनी है, लेकिन वो रोशनी आती कैसे है ये समझना सबसे पहले जरूरी है। तो चलते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भैया ये लाइट बनती कैसे है। अरे भैया आ जाओ, सन भैया बैठा है यहां पर मेरे पास। अरे सन, अरे 2 मिनट भैया, अगले आएंगे समझाने। अब यहां पर देखिए सन कुछ ऐसे, एक्चुअल में सन हमारे पास कुछ ऐसा है और उसमें से ऐसी फ्लेयर्स निकलती हैं, सन फ्लेयर्स। क्लियर है? अब ये सन फ्लेयर्स लाइट के साथ कैसे रिलेटेड है ये समझना जरूरी है ना। हमारा जो सन काफी बड़ा, उसके बीच में है हाइड्रोजन प्रेजेंट। ये हाइड्रोजन जब एक दूसरे के क्लोजर यानी पास पास आती हैं तो इनके बीच की एनर्जी निकलती है बाहर, और वो एनर्जी हमारे पास लाइट की फॉर्म में निकलती है। तो याद रखिएगा जो हमारा सन है ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है लाइट का, और यहां पर जो लाइट बनती है वो बनती है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। बात करें हमारे पास जो दूसरा सोर्स है लाइट का, वो हमारा प्यारा सा बल्ब है, जिसको हम लाटू भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें कुछ इस तरीके से लाइट फॉर्म होती है। अब यहां पर इसमें जो लाइट फॉर्म है ये केमिकल रिएक्शन के कारण नहीं होती, यहां पर जो लाइट फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन के कारण होती है। जब नॉर्मली बात करें कि दोनों हमारे लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है। बात करें लाइट की प्रॉपर्टी की, सबसे पहले भैया सन और बल्ब से हमारे लिए प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, भैया ये लाइट एक फॉर्म एनर्जी। बैठ जाओ सुबह सुबह धूप में तो क्या होता है, अरे यार मैं सुस्त था, रात मुझे सुस्ती पड़ी हुई, जैसे मैं सूर्य के सामने बैठा, अरे यार मैं ना थोड़ा एनर्जी फील कर रहा हूं। क्यों भैया? क्योंकि वो जो लाइट है वो एनर्जी की ही एक फॉर्म है। जब वो आपकी बॉडी के ऊपर पड़ती है तो वो आपको एनर्जी देती है। जो स्पीड है भैया वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकंड गया, अरे भैया वो देखो लाइट गई, वो 3 लाख किलोमीटर दूर चली गई है लाइट। तो 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन, अरे यार ये मैं चल रहा हूं, ये मैं एकदम सीधा जा रहा हूं, अरे ये जो है हमारे पास मोशन, इसी का नाम तो रेक्टिलिनियर मोशन है। तो रेक्टिलिनियर का मतलब हो गया एक लाइन में जाना। तो जो हमारे पास लाइट है वो बनती है एक पार्टिकल जिसका नाम है फोटोन। अरे फोटोन बबुआ तू तो वही है ना जो लाइट बनाता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमारे पास ये जो फोटोन पार्टिकल है ये एकदम सीधा चलता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी लाइट की। आगे चलते हैं हम। सबसे पहले ये बॉल टकराई, अरे भैया किधर जा रही, अरे टकराई फिर गई, अरे फिर टकराई फिर गई, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक बार फिर देखें, आ जाओ। बॉल टकराई और गई, ये टकराई ये गई। अब ये क्या चीज है, इसका मतलब होता है हमारे पास
टकरा के बाउंस बैक। और बाउंस बैक क्यों हुआ? क्योंकि नीचे जमीन प्रेजेंट थी। अब ये कैसे रिलेटेड है? बड़ा सिंपल समझना है। ये बॉल गई यहां पर टकराई और टकरा के क्या आई? वापिस। प्रोसेस का नाम क्या बढ़ गया? रिफ्लेक्शन। अब यहां पर देखिए क्या हुआ है हमारे पास कि बॉल गई इस दीवार के साथ टकराई और टकरा के क्या आ गई? वापिस आ गई। तो भैया इसका नाम पड़ गया रिफ्लेक्शन। लेकिन किसकी? बॉल की। तो अगर यही लाइट के केस में होगा तो रिफ्लेक्शन किसकी? लाइट की। बड़ी सिंपल सी बात है ना। तो बेसिकली आप ये समझिए, जैसे ये बॉल इस दीवार के साथ टकरा रही है और टकरा के वापस आ रही है तो ये रिफ्लेक्शन कह रहा है। लेकिन लाइट के केस में ये जो बॉल है ये कौन होते हैं? फोटोन। तो याद रखिएगा हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? फोटोन टकराते हैं और टकरा के क्या आते हैं? वापिस। क्लियर है? तो यही समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो बेसिकली इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी जिसका नाम होता है पॉलिश सरफेस। अब भैया पॉलिश सरफेस क्या है? जैसा इसका नाम ही बता रहा है पॉलिश, मतलब भैया रगड़ा हुआ है इसको अच्छे से। अरे भैया ये सरफेस है ना, रगड़ते जाओ रगड़ते जाओ, अरे क्या स्मूथ हो जाएगा। अरे भैया स्मूथ हो गया। तो ये जो सरफेस है ये हमारे पास होता है पॉलिश सरफेस। पॉलिश का मतलब होता है एकदम स्मूथ सरफेस। तो याद रखिएगा लाइट अगर टकराएगी तो उसी सरफेस से टकरा के वापिस आएगी जो पॉलिश होगा, और साथ ही साथ जो दूसरी तरफ से ब्लॉक होगा जिसको ओपेक बोलते हैं। याद रखिएगा कभी भी जैसे हमारे पास यहां पर जो बॉल है वो टकरा के वापिस आई क्योंकि आगे दीवार थी। लाइट के केस में क्या होता है कि यहां पर आपने एक पॉली सरफेस रखना है जो दूसरी तरफ से क्या रहेगा? ब्लॉक रहेगा। अब लाइट अपनी एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए हमारे पास क्या आएगी? टकरा के वापिस आएगी। तो यह कारण होता है रिफ्लेक्शन का। समझते हैं? अब लाइट आई, अरे भैया रोशनी आई, रोशनी, अरे मैं तो आने वाली रोशनी हूं, मेरा नाम इंसिडेंट है। अरे भैया मैं तो जाने वाली हूं, मेरा नाम रिफ्लेक्टेड है। और यहां पर जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा आई वो इंसिडेंस एंगल है, और जो हमारे पास एंगल बनेगा आर वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब लेकिन मैं अगर एंगल देखना चाहता हूं बीच में मुझे एक डंडी तो लगानी पड़ेगी, एक 90 डिग्री की डंडी तो लगानी पड़ेगी। इस डंडी का नाम ही है नॉर्मल। तो याद रखिएगा हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या आता है? जब रे आती है वो किसी सरफेस के साथ टकराती है तो टकरा के वापिस जाती है। जो हमारे पास यहां पर बात समझने वाली है वो ये है कि ये सेम मीडियम में वापस आएगी। अब ये मीडियम किस बला का नाम है? मीडियम का मतलब है वो रास्ता, वो जगह, वो हमारे पास पार्टिकल का अरेंजमेंट। यहां पर लाइट मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर लाइट पानी में मूव कर रही है तो लाइट का मीडियम पानी। अगर शहद में मूव कर रही है तो लाइट का मीडियम शहद। अगर हमारे पास हवा में मूव कर रही है तो उसका मीडियम हवा। तो यहां पर जिस मीडियम से वो गई है उसी मीडियम में वो टकरा के वापस आए तो प्रोसेस कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि बाउंस बैक जो होता है हमारे पास लाइट का, जब वो स्ट्राइक करती है किसके ऊपर? स्मूथ और पॉलिश सरफेस के ऊपर, तो सेम मीडियम में अगर वो आए ये हमारे पास होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन भैया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए तुम्हें दो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। क्या भैया? तू जिस एंगल से गई है उसी एंगल से वापिस आए। तू जिस एंगल से गई है उसी एंगल से वापिस आनी चाहिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा क्या है? अरे भैया मैं तो नॉर्मल हूं, मुझे भूल गए, मेरे कारण ही तो इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बना था। ठीक है भैया तू भी आ जा। तो ये बोलते हैं हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं ना आप, एक ही प्लेन में है। तो ये एक ऐसा थोड़ी ना है कि जो नॉर्मल है वो ऐसे बाहर की तरफ है, नहीं। अगर इंसिडेंस इस प्लेन में है, रिफ्लेक्शन इस प्लेन में है, तो भैया नॉर्मल मैं भी इस प्लेन में आऊंगा। तो ये दो लोग फोल्ड करने चाहिए, तब हमारे पास जो होती है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। कितने तरह की होती है सर? दो तरह की होती है। अच्छा, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और आगे दो टाइप। कौन से? अभी देख लो। यहां पर हमारे पास दो टाइप की रिफ्लेक्शन होती है। एक टाइप की रिफ्लेक्शन का नाम होता है रेगुलर। अरे भैया रेगुलर ठीक है चल रहा है, इरेगुलर अरे भैया कुछ गड़बड़ है। तो बताते हैं। यहां पर देखिए, क्या आपने कोई देखा है? अरे भैया इसके साथ तो गजब ही हो गया है। यहां पर ये आदमी अपने आप को देखने गया था, मैं सुंदर लग रहा हूं, और शीशे ने पता नहीं क्या बदला ले लिया से। आधा मुंह इसका इधर है, आधा मुंह इसका इधर। अरे भैया क्या हो गया तेरे साथ? क्या दुख दर्द है? तो यहां पर इसका दुख दर्द होने का कारण है हमारे पास रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन ने ऐसा क्या कर दिया इसके साथ वो समझना जरूरी है। याद रखिएगा हमारे पास जब भी लाइट एक स्मूथ सरफेस के ऊपर, जब भी याद रखिएगा हमारे पास जब भी लाइट एक स्मूथ सरफेस के ऊपर जाके टकराती है
तो वो सेम एंगल से वापिस आती है। जब भी वो जाके टकराएगी तो सेम एंगल से क्या आएगी, वापिस। इस रिफ्लेक्शन का नाम होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर यही सरफेस ऐसे उबड़ खाबड़ हो तो भैया लाइट अगर यहां पर टकराई, कभी इधर चली जाएगी, कभी इधर चली, कभी उधर चली, कभी इधर चली, कभी उधर चली। तो यहां पर ये जो रिफ्लेक्शन है ये होगी इरेगुलर। जैसे मान लीजिए यहां पर ये मूवमेंट करता हुआ पानी है, अब इसके बीच में कोई दिखेगा तो वो उसको अपना चेहरा ऐसे दिखेगा, तो अरे भैया ये मेरा चेहरा देखो। तो वो जो हमारे पास रिफ्लेक्शन है वो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे आपको देख के समझ आ गया, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, परफेक्टली रिफ्लेक्शन नहीं होगी, अच्छे तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं होगी। वहां पर ऐसे जो हमारे पास इमेज बन रही है वो ऐसे मूवमेंट करती हुई दिखती होगी। लेकिन जो हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसमें क्या होगा, हमें एज इट अपना फेस एकदम मैं तो वैसे सुंदर हूं तो मुझे एज इट अपना फेस दिखेगा। क्लियर है? जैसे यहां पर ये देखिए, जैसे यहां पर ये पहाड़ देखिए, ये पहाड़ जैसा है वैसा ही यहां पर दिख रहा है। और यहां पर किसी ने पत्थर फेंक दिया, अरे बच्चे शैतान बहुत है, तो पत्थर फेंक दिए तो पानी ने मूवमेंट कर दी। तो यहां पर ये देखिए एक्चुअल में पहाड़ ऐसा है और यहां पर देखिए इसकी इमेज कुछ ऐसे बन रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो हमारे पास सरफेस है वो मूव करना शुरू हो गया, वो उबड़ खाबड़ हो गया, जिसके कारण जो रिफ्लेक्शन होगी वो होगी इरेगुलर। भैया आगे चलते हैं। भैया याद रखिएगा, हमारे पास जो मिरर यानी दर्पण यानी कि शीशा हमारे पास क्या होता है वो समझना जरूरी है। सबसे पहले याद रखिए हमारे पास यहां पर हम समझेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब भैया स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर क्या चीज है? जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर होते हैं जो बनते हैं स्फीयर से। भैया एक गोल स्फीयर लो हमारे पास, ठीक है, एक गोल हमारे पास स्फीयर लो, जो हमारे पास मिरर है खुद ब खुद में, इसको क्या कर दो, बीच में से कट कर दो। अरे भैया बहुत सही बात है, इसको बीच में से क्या कर दीजिए, इसको बीच में से हमारे पास क्या कर दीजिए, यहां पर कट कर दीजिए। ठीक है भैया, ओके। लीजिए आपके लिए कलर दूसरा यूज कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर मेरे पास इसको अगर हम कट कर दे तो इसके दो हिस्से बनते हैं। अब ये दो हिस्से हैं, इसमें एक हिस्सा होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। क्लियर है? तो याद रखिएगा स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर होते हैं जो एकदम स्ट्रेट नहीं होते, वो कर्व की फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? क्योंकि स्फेयर को काट कर बने, नॉर्मल सी बात है। तो केव यानी कि गुफा, रे भैया वो सामने मेरे गुफा है, अगर मेरे सामने गुफा है तो वो गुफा कुछ ऐसे होगी। तो जो ऐसी शेप का होता है हमारे पास, ये देखिए ये जो शेप है ना, जो ऐसी शेप का होगा उसको बोलते हैं हम कनकेव। अरे चले कोई ना, तो यहां पर ये जो शेप होती है उसको बोलते हैं हम कन्वेक्स। अरे भैया मैं तो कनकेव हूं, अरे भैया मुझे भी देख लो मैं तो कन्वेक्स हूं। तो जब हम स्फेरिकल मिरर को काटें, उसके जो दो मिरर बनते हैं, एक होता है कनकेव और एक होता है हमारे पास कन्वेक्स, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। इस एनिमेशन से भी हम समझेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं हमारे पास ये कैसे है। यहां पर देखिए ये है ना गुफा की तरह है, केव की तरह, अरे भैया कनकेव। दूसरा हमारे पास क्या है, कन्वेक्स। याद रखिएगा कनकेव का ये हिस्सा हमारे पास ब्लॉक होता है और कन्वेक्स का कुछ ये हिस्सा ब्लॉक होता है। अब इसको अगर अपने घर पे समझना है तो इसके लिए भैया एक चम्मच उठाइए किचन से और मम्मी से पूछ के उठाना, नहीं तो मार बहुत बढ़ती है। तो यहां पर चम्मच उठाइए, एक बार चम्मच को ऐसे रखिए तो आपको अपनी इमेज उल्टी दिखेगी, वो हमारे पास भैया कनकेव है ना, गुफा की तरह, केव की तरह। और जब ऐसे करोगे तो वो हमारे पास कौन सा होगा, कन्वेक्स। बहुत सिंपल है। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है ये स्फेरिकल के कैसे हिस्से हैं, जहां इसको पूरा एनिमेशन से समझते हैं। तो यहां पर देखिए ये ना, ये कनकेव है। अगर आप देखो ये कनकेव की तरह है, इसको अगर मैं पूरा ऐसे कवर करूं तो देखिए ये स्फेयर बन रहा है ना, तो एक स्फेयर का ही हिस्सा है ये। तो ये हमारे पास कौन सा है, कनकेव। और इसी को उल्टा कर दो तो दूसरा हमारे पास क्या है, कन्वेक्स। अब यहां पर चलते हैं वैसे आगे, बट यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जो इसका सेंटर होता है उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सीओ। क्लियर है? अगर हम यहां पर देखें, कट करें, अगर यहां पर मैं कट करूं, क्लियर है, तो यहां पर अगर मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूं और आप समझ जाओगे, मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट हो, तो ये होता है हमारे पास देखिए कन्वेक्स और ये जो होता है हमारे पास कनकेव। तो जो कन्वेक्स है उसका जो पोली सरफेस है, ऐसा सरफेस जिससे लाइट टकराएगी और टकरा के वापस जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, यानी कि अवे है। और जो हमारे पास कनकेव है उसका देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है। तो ये आप याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो कन्वेक्स है उसका पोली सरफेस अवे होता है, लेकिन हमारे पास जो कनकेव होता है उसका उसके टूवर्ड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। अगला हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो यूज होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से, जैसे पोल हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, ये सारा कुछ क्या है इसको समझते हैं। याद रखिएगा जो रे आ रही है,
मैं चली देखो प्यार की गली। तो ये जो रे हमारे पास जा रही है, ये हमारे पास कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ठीक है भैया, जिस पॉइंट के ऊपर जब ये टकराएगी तो नॉर्मल सी बात है, ये केव है तो नॉर्मल सी बात है अगर आप इसके साथ बॉल टकराओ, ऐसे आएगी ना नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास क्या होगी? टकरा के एक पॉइंट से पास होगी। जिस पॉइंट से पास होगी उसका नाम होगा भैया प्यारा प्यारा फोकस। अरे भैया मैं तो इंसिडेंट रही हूं, अच्छा तो यहां पर टकरा रही है ना, अरे भैया मैं टकरा के वापस जा रही हूं, मैं इंसिडेंट नहीं रही, अब मेरा नाम पड़ गया रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अरे अच्छा मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों रे सेम ही है, बस अगर टकरा रही है तो इंसिडेंट, टकरा के वापस आ रही है तो रिफ्लेक्टेड। अरे मेरे से तो गुजरेगी ना भैया, मेरा नाम फोकस है, याद रखियो। तो यहां पर जिस पॉइंट से ये पास होती है उसका नाम है हमारे पास फोकस। क्लियर है? अब भैया किस एंगल से टकराई हूं मैं और मैं किस एंगल से रिफ्लेक्ट हुई, मुझे कौन बताएगा? अरे भैया मैं यहां पर बैठा हूं ना, मुझे बोलते हैं सीओसी। मुझे सीओसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आप इसको यहां पर कंप्लीट करो तो एक है ना, यहां पर परफेक्टली क्या बन जाएगा? एक स्फीयर बन जाएगा। तो यहां पर अगर मैं क्या करूं, यहां पर मैं क्या करूं, अगर आप यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लगाऊं ऐसे, तो ये हमारे पास यहां से पास होगी। क्लियर है? तो ये जो एंगल है, ये एंगल बन जाएगा इंसिडेंस और ये एंगल बन जाएगा रिफ्लेक्शन। और याद रखिएगा हमेशा जो नॉर्मल है वो कहां से पास होता है? सीओसी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आगे याद रखिएगा यहां से लेकर यहां तक भैया जो मिरर है वो कितना बड़ा है, कितनी ओपनिंग है, उसको बोलते हैं हम उसका एपर्चर। क्या बोलते हैं हम उसका? एपर्चर, जो कि आप यहां पर यहां से मान लीजिए एक्स और वाई तक देख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास जो समझने वाली है, जितनी ये हमारे पास देखिए होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए एक कन्वेंशन है, मतलब वो आपको मानना ही पड़ेगा भाई, कन्वेंशन है भैया। वो बोलते हैं कि अगर आपने इमेज अच्छे से बनानी है तो आप क्या करो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स रख लो। हमने बोला ठीक है भैया। तो याद रखिएगा ये जो होता है ना हमारे पास, जैसे ये सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर का कनकेव मिरर का जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं पोल। तो ये हमारे पास क्या आ गया? पोल। बहुत सही है भैया। अब पोल से लेकर कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है भैया, मुझे यू लिखो, और यहां पर इमेज बनेगी। मान लीजिए आगे हम देखेंगे यहां पर इमेज बनेगी, अभी के लिए मान लेते हैं अगर इमेज यहां पर बनी तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे बी। तो ये सारा कुछ था। अच्छा आगे भी समझ लेते हैं एक चीज और, कि भैया पोल से लेकर जितनी दूर हमारे पास फोकस होगा इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। पोल से लेकर जितनी दूर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है? हमारे पास पोल से लेकर इमेज जितनी होगी आपने देख लिया है। ठीक है, इंसिडेंट रे आपको समझ आ गई, रिफ्लेक्टेड रे, पोल, नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है? जो हमारे पास लाइन स्ट्रेटली पास हो जाए पोल से, इसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? जो एक्सिस से पास हो मिरर की, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आपको समझ आ गई। फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समझ आ गया। अब यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है, जो छोटा सा रिलेशन है और काफी सिंपल है, ये याद रखिएगा कि जैसे ये हमारे पास आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, कौन सा कर्वेचर है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सीओसी। बहुत सिंपल सी बात है। और ये आ गया हमारे पास फोकस। अब अगर मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, तो जो हमारे पास फोकल लेंथ होगी वो कितने सेंटीमीटर की होगी? 5। जानी जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इसको आर से डिनोट करूंगा, और यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को मैं स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ से डिनोट करूंगा। तो अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दूं तो वहां से मेरे पास क्या निकलेगी? फोकल लेंथ। जानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये किसके बराबर होता है? 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ। ये एक छोटा सा रिलेशन है, इसको याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हमारे पास क्या होता है? फोकल लेंथ। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। होप आपको मजा आ रहा है, क्लियर है? अगर यहां तक आपको समझ आया तो प्लीज टाइमलाइन डाल के कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर करना। आगे चलते हैं भैया, रूल्स एंड साइन कन्वेंशन। एक तो भैया रूल बहुत है, लेकिन हमें तो मजा आता है रूल्स ब्रेक करने में या उसके हिसाब से चलने के, यही मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो यहां पर आपने ग्राफ तो पढ़ा होगा भैया, आहा मजा आ जाता है ग्राफ बनाने में। तो भैया आपको पता है उसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये उसकी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ये उसकी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, और ये उसकी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। तो यहां पर अब इसका कारण क्या होता है भैया? इसका कारण कोई नहीं है, ये होता है ओरिजिन। अब अगर मैंने बताना होगा कि भैया ओरिजिन से इधर है, तो मैं क्या लिखूंगा? एक पॉइंट ओरिजिन से इधर है, एक पॉइंट ओरिजिन से इधर है, एक पॉइंट ओरिजिन से ऊपर है, एक पॉइंट ओरिजिन से इधर है। बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने कन्वेंशन मान ली कि जो भैया पॉइंट्स ओरिजिन से इधर होगा इसको मान लो पॉजिटिव, जो पॉइंट ओरिजिन से इधर होगा भैया इसको मान लो नेगेटिव, जो पॉइंट ओरिजिन से ऊपर होगा भैया इसको मान लो पॉजिटिव, जो पॉइंट ओरिजिन के नीचे होगा भैया इसको मान लो नेगेटिव। तो यही चीज अपने यहां पर लगानी है। जितने डिस्टेंस इस ओरिजिन को ओरिजिन ना मान के इसको मान लो पोल, और इसको यहां पर एक ऐसी मिरर ड्रॉ कर लो। क्लियर है? तो यहां पर ये आ गया ना पोल,
अब जितने भी डिस्टेंस पोल से राइट की तरफ है इसको हमने क्या लेना, पॉजिटिव, जस्ट लाइक इस एक्सिस। जितने भी डिस्टेंस पोल से लेफ्ट है उसको क्या लेना है, नेगेटिव। जितने भी डिस्टेंस पोल से ऊपर है उसको क्या लेना है, पॉजिटिव। और जितने भी डिस्टेंस पोल से नीचे है इसको क्या लेना है, नेगेटिव। अब आपको पता है कौन राइट में आएगा और कौन आएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास तो लेफ्ट में रहेगा, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। इमेज हमारे पास कई बार लेफ्ट में आ सकती है, कई बार राइट में, वो आप आगे जाके देखोगे। अगर लेफ्ट में है तो नेगेटिव, अगर राइट में तो पॉजिटिव। और जो हमारे पास ऊपर और नीचे वो आएगी उसकी हाइट, कभी इमेज ऊपर बनेगी कभी उल्टी बनेगी, तो ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव, नीचे बन रही है तो नेगेटिव। बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई। और याद रखिएगा यहां पर एक जो बात समझने वाली है काफी जरूरी, कि हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जितने भी डिस्टेंस रे के डायरेक्शन में हो गए, जैसे यहां से रे जा रही है, मैं रे हूं, तो यहां पर ये जो रे जा रही है इसी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसको पॉजिटिव लेंगे, और जिससे ऑपोजिट है उसको नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? जैसे अगर रे इधर से इधर जा रही है तो जितने भी डिस्टेंस लेफ्ट से राइट आएंगे उसको पॉजिटिव लेंगे, और उल्टा के आ गया राइट से लेफ्ट उसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव, जो कि आपने अभी समझा। क्लियर है? तो ये थी बड़ी सिंपल सी साइन कन्वेंशन। आगे चलते हैं भैया। ये क्या आ गया, ओके। यहां पर देखिए एक आदमी मेरी तरह बॉडी बिल्डर है, काफी हट्टा कट्टा, हालांकि मेरे से थोड़ा कमजोर है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा मैं ज्यादा तगड़ा हूं या ये ज्यादा तगड़ा है, चलिए कोई ना। तो यहां पर ये व्यक्ति अपने आप को देख रहा है शीशे में मजे से, अच्छा शीशे में देख रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है भैया, अरे यहां पर तो मूवी चल रही है भाई, यहां पर तो मूवी चल रही है। भाई ये मूवी कैसे रिलेटेड और ये कैसे रिलेटेड है हमारे चैप्टर के साथ, ये भी समझेंगे। यहां पर याद रखिएगा, जब भी कोई आदमी अपने आप को शीशे में देखता है तो उसको खुद का चेहरा दिखाई देते, लेकिन क्या वो आदमी उस शीशे में प्रेजेंट है? मुझे बताइए, अगर आपके टीटी सर हमारे पास शीशे में देख रहे हैं, तो अगर मुझे अपना फेस शक्ल वहां पर दिख रही है, तो क्या आपके टीटी सर उस शीशे में चले गए? नहीं। तो फिर टीटी सर को उस शीशे में अपना चेहरा कैसे दिख रहा है? रिफ्लेक्शन से। लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी ना कि टीटी सर वहां पर प्रेजेंट है, नहीं, हमें धोखा मिल रहा है कि टीटी सर वहां पर प्रेजेंट है, जबकि टीटी सर एक्चुअल में वहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसी इमेज का नाम होता है वर्चुअल इमेज। ऐसी इमेज जो हमें वहां पर दिख रही है, जो चीज हमें वहां पर दिख रही है लेकिन एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, ऐसी चीजों का नाम, ऐसी इमेजेस का नाम पड़ता है वर्चुअल इमेजेस। और जो चीज एक्चुअल में जहां पर प्रेजेंट है, हमें वहीं पर दिख रही है, उसका नाम होता है वर्चुअल इमेज। जैसे कि ये आदमी ने अपने आप को शीशे में देखा, तो क्या ये आदमी एक्चुअल में शीशे में प्रेजेंट था? नहीं। इसको लगा मैं वहां पर प्रेजेंट हूं, बट एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं था, तो इसकी वर्चुअल इमेज है। लेकिन जो हमारे पास थिएटर की स्क्रीन्स होती हैं, वहां पर एक्चुअल उसी स्क्रीन में मूवी चल रही होती है ना, तो वर्चुअल इमेज है। तो जैसे अगर मैं किसी को एक्चुअल में देख रहा हूं, मान लो मैं किसी दूसरे आदमी को देख रहा हूं, हेलो भाई क्या हाल चाल है, कैसे, ठीक ठाक हो ना आप? तो अगर मैं जाके उसको छू के देखूं तो मुझे पता चलता है हाँ भाई वो एक्चुअल में वहां पर प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास रियल इमेज है। लेकिन शीशे में अगर हाथ लगा के देखो, क्या मुझे फीलिंग आती है मैं खुद को टच कर रहा हूं? नहीं आती। तो जो चीज एक्चुअल में प्रेजेंट है वहीं पर दिखे वो रियल है, और जो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं थी बट हमारे साथ धोखा हो गया कि भैया वो वहां पर प्रेजेंट है बट एक्चुअल में उसकी रिफ्लेक्शन, यानी कि उसकी हमारे पास शक्ल किसके कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें दिख रहा है। देखिए आपसे कोई पूछे आप कैसे अपने आसपास को देख पा रहे हो, रिफ्लेक्शन। या रिफ्लेक्शन कारण होता क्या है, जैसे यहां पर लाइट लगी है तो ये लाइट दीवारों के साथ टकरा रही हो, टकरा के मेरे यहां पर पड़ रही है। जहां कोई दूसरा आदमी अगर मुझे देख रहा होगा तो लाइट आई, मेरे सर पे टकराई और गई उसकी आईज में, तो उसको पता चला हाँ भाई आगे कोई रुकावट है, लाइट को पता चला, तो लाइट टकरा के उसकी आंखों में चलेगी, तो उसको पता चला हाँ भाई कोई वहां पर खड़ा है, तो रिफ्लेक्शन होगी। अब यहां पर शीशे में कोई आदमी इधर खड़ा है, इसकी रिफ्लेक्शन पड़ी यहां पर, उसकी इंसिडेंट रे आई, यहां पर टकराई और टकरा के मेरी आंखों में चलेगी। अब मुझे क्या लगेगा, वो जो आदमी वहां पर खड़ा है वो यहां पर है, क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन यहां पर दिख रही है। क्लियर है? लेकिन एक्चुअल में वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये कौन सी इमेज है हमारे पास, वर्चुअल। आगे चलते हैं, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, इसमें आपने एक चीज याद रखनी है जो आप वैसे समझोगे आप आगे जाके, कि लाइट रेज अगर एक्चुअल में मीट कर रही है, आप एक चीज याद रखिएगा, इमेज तभी बनती है जब लाइट किसी पॉइंट के ऊपर जाके मिलती है। अगर लाइट नहीं मिल रही तो इमेज कैसे बनेगी? क्लियर है? तो अगर एक एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए आपके पास टॉर्च है और आप क्या कर रहे हो, इस टॉर्च को ऐसे ऐसे मूव करवा रहे हो, इधर उधर मूव करवा रहे हो, तो क्या मान लीजिए यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, क्या है इसकी यहां पर शैडो बनेगी, यहां पर इसकी इमेज बनेगी? नहीं, क्योंकि लाइट रे क्या हो रही है, इधर उधर मूव कर रही है। लेकिन जैसे मैं इसको स्टेबल कर दूंगा तो सभी लाइट एक पॉइंट के ऊपर जाके मिलेगी, तो मुझे दिखेगा हाँ भाई यहां पर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। सेम चीज है, अगर लाइट एक्चुअल में मिल रही है किसी पॉइंट के ऊपर जाके तो वो रियल इमेज है, और अगर हमें
खुद मिलानी पड़ रही है, वो हमारे पास वर्चुअल इमेज है। वो आप जस्ट आगे जाके देखोगे कैसे। तो यहां पर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो रियल इमेज है हमारे पास, ये एक्चुअल मीट से बनती है, जो आप समझोगे, ये हमारे पास एक्चुअल मीट से नहीं बनती। ये हमारे पास ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, याद रखिएगा, उल्टी। तो आप बोलोगे सर मैं अगर किसी को देख रहा हूं उल्टा, नहीं, ये हमारा आगे ब्रेन का काम होता है। आगे हमारा ब्रेन का काम होता है इस उल्टी इमेज को सीधा करना। क्लियर है? और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ब्रेन के उस पार्ट का नाम क्या होता है, ये कमेंट सेक्शन में हमारे पास पिन करिएगा। ये ऑलवेज इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब सीधी। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं हमारे पास, जो कि मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ये जो इरेक्ट टू रुक्ट वर्ड आ रहे हैं, ये क्या होते हैं, याद रखिएगा। अगर इमेज ऐसे सीधी बन रही है तो इसको बोलते हैं हम इरेक्ट। अगर इमेज ऐसे उल्टी बन रही है तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्टेड। अगर इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बन रही है तो इसको बोलते हैं हम एनलार्ज। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बन रही है इसको बोलते हैं हम डिमिनिश्ड। अगर एक्चुअल मीट से बन रही है इसको बोलते हैं हम रियल इमेज। और अगर हमें एक्चुअल मीट से नहीं, खुद एक्सटेंड करके बनानी पड़ रही है तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियर है। आगे चलते हैं भैया। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब यहां पर इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। डिफरेंस हमने यहां पर तो हो गया था, ये स्क्रीन के ऊपर बनती है, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वहीं पर इमेज बनेगी। लेकिन हमारे पास आपको पता है एक्चुअल में वहां पर चीज प्रेजेंट नहीं होती, तो ये फॉर्म डाउन स्क्रीन नहीं होती। ये हमेशा कनकेव मिरर से बनती है, अभी आप जाके समझोगे। जो हमारे पास वर्चुअल है ये कनकेव से बन जाती है, कन्वेक्स से बन जाती है, प्लेन से भी बन जाती है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास रियल इमेज है ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण बनती है, ये बनती है किसके कारण, कनकेव मिरर के कारण। एग्जाम्पल के लिए सिनेमा घरों में हमारे पास जो ह्यूमन आई होती है, ठीक है, ये सारी हमारे पास रियल इमेजेस हैं। और जो मिरर यानी शक्ल में देखो, अरे भैया कार में देखना भाई कौन आ रहा है पीछे से, ट्रक आ रहा है, अरे क्या ट्रक सच में शीशे में प्रेजेंट नहीं, मुझे धोखा हो रहा है कि भैया करेक्ट जो हमारे पास ट्रक है उसकी रिफ्लेक्शन मुझे यहां पर दिख रही है। तो ये कौन सी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। समझ आ गई? तो जब चीज एक्चुअल में प्रेजेंट ना हो बट हमें लगे वहां पर प्रेजेंट है तो वो है वर्चुअल इमेज। ये डिमिनिश्ड, मैग्नीफाइड, ये सारा आपने अभी समझा है। आगे चलते हैं भैया। अरे वाह, मेकअप चल रहा है यहां पर। तो आपने एक चीज नोट की होगी, जब भी कोई हमारे पास मेकअप करता तो शीशे में खड़े होकर करता, जबकि आपके सर को जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? तो अब यहां पर क्या होता है, अब ये समझाने की क्या जरूरत है, ये समझाने की बड़ी इंपॉर्टेंट जरूरत है। आपने कभी भी देखा होगा जब आप शीशे में अपने आप को देखते हो, जितनी दूरी पे आप खड़े हो उतनी दूरी पे आपकी इमेज बनती है। जितने बड़े आप हो उतनी ही बड़ी इमेज दिखती है। जितने आप हमारे पास क्या हो, मोटे हो, तगड़े हो, वही चीज सामने दिखती है। तो ऐसे मिरर को हम कौन सा मिरर बोलते हैं, प्लेन। एक तो हो गया हमारे पास स्फेरिकल मिरर, कट किया तो एक कनकेव और एक कन्वेक्स। एक हमारे पास मिरर होता है जो ऊपर और नीचे में से एकदम ऐसे सीधा होता है, फ्लैट होता है, जो नॉर्मली आपके घरों में लगा होता है, वॉश बेसिन के ऊपर लगा होता है। क्लियर है? तो वो हमारे पास क्या होता है, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी है वो समझनी काफी जरूरी है। सबसे पहले याद रखिएगा, मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक प्लेन मिरर है और ये बोर्ड में हमारे पास आया हुआ इसका डायग्राम। क्लियर है? तो यहां पर जैसे ये प्लेन मिरर है, यहां पर मान लीजिए मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट रखे। यहां से लाइट गई, इंसिडेंट की, इंसिडेंट हो गई, यहां से क्या हो गई हमारे पास, रिफ्लेक्ट। इसी को मैंने क्या किया, यहां पर बैकवर्ड एक्सटेंड किया, यहां पर हमारे पास क्या बनेगी, इसकी एज इट इमेज यहां पर बन गई। क्लियर है? तो यहां पर मुझे क्या दिख रहा है, यहां पर मुझे दिख रहा है कि जो इमेज है वो जितने डिस्टेंस पे यहां से यहां है उतने ही डिस्टेंस पे क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है। डिस्टेंस सेम है, दोनों का साइज सेम है। तो ये हमारे पास जो मिरर इमेज बनती है, ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो समझ लेते हैं। बड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज है इसकी। क्या क्या प्रॉपर्टीज अभी देखते हैं भैया। वर्चुअल इमेज बनेगी। अब वर्चुअल इमेज देखिए कैसे बनी है। एक्चुअल में लाइट रेज कभी भी मीट करेंगे, ये बिल्कुल नहीं मीट करेगी। हमें क्या करना पड़ा है, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ा। ठीक है, बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ा। तो यहां पर जो इमेज बनेगी ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर हो गया कि यहां पर वर्चुअल इमेज बनेगी। भैया इमेज का जितना साइज है ये ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर होगा। इमेज अपराइट ऊपर की तरफ बनेगी। और अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं जो इमेज है वो ऊपर की तरफ जानी इरेक्ट बन रही है। साथ ही साथ ये लेफ्ट राइट हमारे पास रिवर्सल, जहां हमारे पास लेटरल इन्वर्जन है। कई बार एक नंबर में क्वेश्चन भी आ जाता है कि लेटरल इन्वर्जन क्या है। कुछ नहीं है, जो आपका राइट है वो उधर लेफ्ट दिखेगा, जो लेफ्ट है वो उधर राइट दिखेगा। जो हमारे पास वाई है वो वहां पर ऐसे दिखेगा, ऐसे कुछ दिखेगा। क्लियर है? जो आपके पास एन है वो उसमें कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसे कुछ करके एन और एन, हाँ कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसको हम कौन सी इन्वर्जन बोलते हैं,
लेटरल, नो डिस्टोर्शन, कोई डिस्टोर्शन नहीं होती, जैसी आपके पास ऑब्जेक्ट है वैसी उसकी इमेज दिखती है। क्लियर है? आगे चलते हैं भैया। अरे वाह, साथ निभाना साथिया, ये जो सीरियल चलता है ये किसके कारण चलता है? इस डिश के कारण। अब ये डिश के कारण कैसे चलता है भैया? यहां पर होती हैं बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स। साथ निभाना साथिया तभी चलेगा ना अपनी मम्मा को बोलना, जब हमारे पास यहाँ पर ऑप्टिक्स लगेगी। तो यहाँ पर सैटेलाइट होती है, वो क्या करती है? सिग्नल यहाँ पर भेजती है। अब जितने भी सिग्नल आते हैं, अब देखिए अगर यहाँ पर मेरे पास एक कर्व है और इस कर्व के साथ ऐसे लाइट टकरा रही है, मान लीजिए ऐसे। क्लियर? ये कर्व है, इसके साथ लाइट टकराई और इसने क्या किया? सारी की सारी लाइट को एक ही जगह के ऊपर फोकस कर दिया। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा है? ऐसा कर्व जैसे, तो यहां पर बोल्ट टकराएगी ऐसे आएगी, यहां पर बोल्ट टकराएगी ऐसे आएगी, तो सभी यहां पर मीट करेंगी। तो यहां पर अब क्या होगा? ये सारी यहां पर मीट करना क्या कर देंगी? शुरू कर देंगी। तो बेसिकली ये हमारे पास कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। और इसने क्या कर दिया? लाइट को मिला दिया। तो अगर हम अंग्रेज होते तो हम क्या बोलते? इसने लाइट को कन्वर्ज कर दिया। जानी इसको हम क्या भी बोल सकते हैं? कन्वर्जिंग। और आपको पता है जहां पर टकराने के बाद लाइट मिलती है तो उसको हम बोलते हैं फोकस। तो नाम क्या बढ़ गया इसका? कन्वर्जिंग फोकस। जबकि हमारे पास आपने देखा होगा रोड के किनारे पे मैं जा रहा हूं, मस्त मस्त रोड किनारे में क्या मौसम है, और वहां पर जाते जाते अरे भैया ये क्या है? आपने देखा अरे ये शीशा रोड के किनारे लगा रहता है। क्लियर है? तो बेसिकली वाइड फील्ड व्यू अगर हम वाइड करना हो तो ये शीशा लगाया जाता है ताकि हमें ये पता चल जाए। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, ताकि अगर हमें ये जस्ट गिव मी अ सेकंड, ताकि हमें ये पता चल जाए कि भैया 360 डिग्री पता चल जाए कि भैया कौन आ रहा है, यहां का भी हमें पता चल जाए बंदा कौन आ रहा है और यहां से पता चल जाए। अब ये हमारे पास जो मिरर होता है कन्वेक्स मिरर होता है, जो कि आप यहां पर भी देख पा रहे हो कि जब यहां पर एक गाड़ी आ रही है तो हमें दिख रहा है पूरा कि ये गाड़ी इधर से आई, इधर वाले को भी दिख रहा है और उधर वाले को भी दिख रहा है। तो ये होता है हमारे पास कन्वर्जिंग। अब इसके डाइवर्जिंग होता है, सॉरी। और इसके बीच में हमारे पास क्या होता है? लाइट रेज। ऐसा होता है, ये लाइट रेज आती हैं तो टकरा के ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, तभी हमें फील्ड व्यू वाइडर दिखता है। तो ये हमारे पास डाइवर्जिंग फोकस होता है। और इसका जो फोकस होता है हमारे पास वो कन्वर्जिंग, जो इसमें यूज आप देख रहे हो कि सनलाइट आई, इसने क्या कर दिया? उसको एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर दिया। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। बड़ा मजा आ रहा है आज का, तो भाई कितने सिंपल कंसेप्ट है। तो ये आपने जस्ट अभी अभी क्लियर किया है, जस्ट अभी अभी समझा है कि हमारे पास क्या होगा। आपने जस्ट अभी अभी क्लियर किया है कि यहां पर क्या होता है कि लाइट रेज जैसे आती हैं तो यहां पर देखिए इसकी ऐसे कर्व होती है, तो टकराने के बाद यहां पर मिलती है, तो जिस पॉइंट के ऊपर मिलती है इसका नाम होता है फोकस। तो नाम पड़ गया इसका कन्वर्जिंग फोकस। जबकि दूसरे में क्या होती है? लाइट रेज आती हैं, टकराती हैं और टकरा के ऐसे फैलना शुरू हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? डाइवर्जिंग। और यहां पर आपको पता है कि लाइट रेज ऐसे पैरेलल हो रही है, तो यहां पर तो कभी इमेज नहीं बनेगी, लेकिन इमेज बनती है। क्यों? क्योंकि मैं इसको क्या कर देता हूं? पीछे की तरफ बैकवर्ड एक्सटेंड। तो यहां पर ये डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है। अगर आपने इसको एनिमेशन के थ्रू देखना हो तो आप देख सकते हो, यहां पर पैरेलल लाइट रेज दी, मैंने यहां पर क्या किया? इसको ऐसे रखा। तो अब यहां पर देखिए कन्वर्जिंग है ना, ऐसे कर्व बन रही है, तो जितनी लाइट रेज आई वो टकराई और एक पॉइंट के ऊपर मिलना शुरू हो गई। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है? कनकेव मिरर, या सिंपल सी बात बोले कन्वर्जिंग मिरर। आगे चलते हैं भैया। रूल्स फॉर मेकिंग एनी रे डायग्राम बाय कनकेव मिरर, बोर्ड 2019 में आया है। तो इसके लिए ना आपको कुछ चीजें याद रखनी है जो काफी ज्यादा सिंपल है। कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास जो मिरर है, ये कौन सा मिरर है भैया? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के किसी भी पॉइंट के ऊपर आए लाइट, जो इंसिडेंट रे है, अगर वो टकराए तो टकराने के बाद वो जिस पॉइंट से पास होगी उसका नाम होगा फोकस भैया। क्या नाम भैया? फोकस भैया। अरे मैं फोकस भैया हूं, क्यों? क्योंकि जब भी लाइट टकराएगी तो वो मेरे से पास होगी भैया। मेरी तो इतनी वो है, पावर है कि मेरे से पास होगी। क्लियर है? तो यहां पर ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड। तो लाइट जब भी किसी भी पॉइंट के ऊपर टकराएगी तो हमेशा किससे पास होगी? फोकस से। चाहे वो कनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स है। कन्वेक्स में भी आप देख ली लाइट रे आई, टकरा के यहां से गई, तो यहां से हमने बैकवर्ड एक्सटेंड करके उसको कहां से पास करवा दिया? फोकस से। एक तो ये हमारे पास आ गया। दूसरा, अगर लाइट डायरेक्टली फोकस से पास हुई है तो वो टकरा के क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, पैरेलल हो जाएगी। जो आप डाइवर्जिंग में भी देख सकते हो कि लाइट यहां पर टकरा के यहां पर गई, तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ है? यहां पर हमारे पास क्या हुआ कि वो टकरा के यहां पर वापस गई, तो यहां पर मैंने उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करके रुकिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि लाइट यहां पर गई, टकराई, तो अगर वो डायरेक्टली फोकस से पास हो रही है, जैसे आप यहां पर देख रहे हो फोकस से पास हो रही है, तो वो हमारे पास क्या होगी? जिस पॉइंट के ऊपर गई है वहां पर जाके ऐसे पैरेलल हो जाएगी, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। क्लियर है? तो अगर लाइट किसी भी पॉइंट के ऊपर टकराएगी तो टकरा के कहां से पास होगी? फोकस से। अगर वो डायरेक्टली फोकस से पास हो रही है तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और थर्ड पॉइंट हम यहां पर देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है
कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो टकरा के एज इट वापस आ जाएगी। क्यों? इसका सिंपल सा कारण है, क्योंकि भैया नॉर्मल कहां पर बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर तो जहां पर पॉइंट इंसिडेंट हो रहा है वहीं पर तो नॉर्मल बनता है, तो यहां पर तो नॉर्मल हमारे पास बन नहीं पाएगा, तो जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस आएगी। सेम हमारे पास किसके लिए? देखिए हमारे पास डाइवर्जिंग मिरर, जहां हमारे पास क्या बोल सकते हैं इसको, कन्वेक्स मिरर। तो यहां पर क्या हुआ, लाइट रे टकराई और टकरा के एज इट वापस आई। हाँ, बैकवर्ड एक्सटेंड करके उन्होंने किस में से पास करवाया उसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर लाइट टकरा रही है किसके ऊपर? पोल के ऊपर, तो टकरा के वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल से वापस आएगी, जो कि आप यहां पर भी देख सकते हो। लाइट टकराई पोल के ऊपर और सेम एंगल के साथ क्या आ गई? वापस। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है भैया। एनी पॉइंट के ऊपर टकराएगी, अगर एनी पॉइंट के ऊपर टकराएगी तो कहां से पास होगी? पास होगी किसमें से? फोकस में से। अगर डायरेक्टली पास हो रही है किसमें से? फोकस में से, तो टकराने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। और अगर पास हो रही है कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो एज इट हमारे पास क्या आ जाएगी? रिवर्ट आ जाएगी। और अगर हमारे पास इंसिडेंट कर रही है किसके ऊपर? डायरेक्टली। अगर वो डायरेक्टली इंसिडेंट कर रही है किसके ऊपर? पोल के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर सॉरी इंसिडेंट कर रही है पोल के ऊपर, तो वो सेम एंगल से क्या करेगी? सेम एंगल से क्या करेगी? वो रिवर्ट करेगी। और किसके साथ सेम एंगल? हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो अब ये इसकी क्या जरूरत है? इसकी भैया इसलिए जरूरत है, क्यों? कि ताकि हमें मिरर इमेज समझ आए। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने क्या रखा है? ऑब्जेक्ट, यहां पर लाइट जाएगी, टकराएगी, तो इसको कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जहां पर टकराई है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोल देते हैं। यहां जहां से पास होगी वो आ गया फोकस। नॉर्मल लगाने के लिए यहां पर एक 90 डिग्री की रे पास करवाओ, ये आ गया हमारे पास इंसिडेंट एंगल, ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आ गया उसका पोल। और आपने बाई चांस 2 रेस लेके चलनी है, 2 रेस लेने का, या 2 या 3 ले लो मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि भैया मिलियंस ऑफ लाइट रेस निकलती हैं। अगर सभी को हम यहां पर मीट करवाएंगे तो बड़ा क्लचरी हमारे पास बड़ा गंदा सा डायग्राम बन जाएगा, तो हमें क्लियर नहीं होगा। तो 3 रे लेके चलनी है। एक यहां से होगी, एक पास करवा दो पोल से, तो वो यहां पर क्या हो जाएगा? सेम एंगल से आएगी। तो यहां पर लाइट रेज मीट की हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगी? इमेज। अब यहां पर देखिए एक तो उल्टी इमेज बनी है, तो नाम क्या बढ़ गया इसका? इन्वर्टेड। एक्चुअल मीट से बनी है ना, मैंने कुछ किया, लाइट के फ्लो के साथ चला, मैं फ्लो के साथ गया, बैकवर्ड तो नहीं ना एक्सटेंड करना पड़ा मुझे, फ्लो के साथ गया। तो यहां पर जो मेरे पास इमेज बन रही है वो कौन सी इमेज बन रही है? रियल इमेज। तो ऐसे इमेज फॉर्मेशन होती है। अब सीधा चलते हैं इसके डायग्राम्स के ऊपर कि भैया कहां पर रखूंगा तो क्या होगा हमारे पास। यहां पर सबसे पहले ना आपको कुछ इसके लिए मैं वो बता देता हूं, आप ऐसा समझ लीजिए, इसके लिए मैं कुछ आपको ट्रिक्स बता देता हूं, वो आप पहले ट्रिक्स देख लीजिए फिर उसके ऊपर चलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर होगा तो इमेज हमेशा कहां पर बनेगी? फोकस के ऊपर। तो इसी का उल्टा लगा लो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे। ऐसा खेल सकते हो। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास कहां पर पड़ा हुआ है? अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है बियॉन्ड सी, अब बियॉन्ड सी, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमारे पास, इसको रुकिए मैं लिख लेता हूं, बियॉन्ड सी, तो हमारे पास जो इमेज है, जो हमारे पास इमेज है वो कहां पर बनेगी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। क्लियर है? अगर मेरे, इसी को उल्टा लगा लो, अगर बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। अब तीसरा मानते हैं, अगर एट सीओसी है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कहां पर बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, इमेज सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, तो इमेज इसी में खेलेंगे। जस्ट इसमें एक चेंज आएगा, वो चेंज क्या है कि जब आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल हमारे पास पोल और फोकस के बीच में रखोगे, तो जो इमेज है हमारे पास क्या बनेगी? जब हमारे पास आप फोकस और पोल पे रखोगे तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी। अब बिहाइंड द मिरर कैसे बनेगी ये मैं आपको अभी बताता हूं, डायग्राम से, जो कि आपको सब क्लियर कर देंगे। क्लियर है? तो भैया मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, यहां पर देखिए हम हर एक चीज को डीपली कर रहे हैं, पूरा बेसिक से जाके कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को जस्ट देखें, पूरा लाइट चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं यहां पर। अब यहां पर जो बात समझने वाली देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी का मतलब होता है भैया ऑब्जेक्ट इतनी दूर है कि हमें सिर्फ उससे लाइट आती हुई दिख रही है, तो वो पैरेलल ही आएगी। क्लियर है? क्लियर है? यहां पर देखिए अगर लाइट पैरेलल ही आ रही है तो यहां पर टकराने के बाद वो कहां पर गई? फोकस के ऊपर। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे बनेगी, एट द प्रिंसिपल फोकस वो बनेगी। कैसी बनी है? देखिए एक्चुअल मीट से बनी है तो क्या होगी? रियल। छोटी बनी है तो डिमिनिश्ड। इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। क्लियर है?
दूसरा हमारे पास आ गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जस्ट आपने अभी समझा है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो जो हमारे पास इमेज है वो किस में बनेगी, बिटवीन, वो आपने तीनों पॉइंट याद रखने हैं, बिटवीन हमारे पास किसके, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, जो कि आप यहां पर देख लेना। यहां पर देखिए इस इमेज को मैंने वैसे बना के भी बताया, बट एक बार मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं इसको फिर से। तो यहां पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट मेरे पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारे पास फोकस आ गया, बियॉन्ड सी है तो यहां पर लाइट रह गई, ये टकराई, फोकस से पास हुई, तीसरी गई हमारे पास पोल से, ये गई, यहां पर हमारे पास यहां पर आ गया ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज आ गई हमारे पास बी डैश ए डैश। आप खुद देखो अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास बियॉन्ड सी, सी से परे है, तो जो इमेज है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। कैसी बनी है, उल्टी, तो नाम पड़ गया इन्वर्टेड। एक्चुअल बीट से बनी है तो क्या होगी, रियल। भैया ऑब्जेक्ट से क्या बनी है, छोटी बनी है तो क्या बनेगी, डिमिनिश्ड। तो यही हमने बस उसमें लिखना है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात थोड़ी ना है, देखिए यही चीज होगी। अब आगे चलते हैं हमारे पास, अब आ गया अगर एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी कहां पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। खुद देख लीजिए यहां पर लाइट रह गई, टकराई, टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास हुई वो फोकस है, दूसरी हमने सीधा कहां से पास करवा दी, फोकस से, तो वो यहां पर पैरेलल होगी, तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगी, इमेज। कैसी बनी है, उल्टी है तो इन्वर्टेड, एक्चुअल मिरर से बन रही है तो रियल, साइज दोनों का क्या है, बराबर है। तो अगर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही इमेज बनेगी। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम रखेंगे तो आपको पता है बियॉन्ड सी होगा, तो वही यहां पर है। अगर मैंने उसको बीच में रख दिया, आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ है, इसको मैं आपको ऐसा करता हूं, ड्रॉ करके बता देता हूं, बड़ा सिंपल है वैसे भैया। तो यहां पर मान लीजिए मेरे पास कनकेव मिरर है और यहां पर आ गया मेरे पास ये पोल, ये आ गया मेरे पास फोकस और ये मेरे पास आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में रखा, यहां पर गई लाइट टकराई, दूसरी गई पोल से, एक मिनट, यहां पर मेरे पास ये जहां से पास हुई इसको बोला फोकस, दूसरी हमारे पास यहां पर टकराई और टकरा के यहां से क्या हो गई, यहां से होगी पास। तो आप खुद देखिए, वैसे आप जब कॉपी में बनाओगे अपनी नोटबुक में अच्छी मेजरमेंट से तो सही बनेगी। तो यहां पर आप देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इससे परे बन रही है, बियॉन्ड बन रही है। कैसे बन रही है भैया, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बन रही है तो भैया लार्ज है, उल्टी तो भैया इन्वर्टेड है, एक्चुअल मीट से बन रही है तो हमारे पास रियल इमेज है, वही यहां पर उन्होंने बताया होगा। क्लियर है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल इन्वर्टेड, बिगर देन ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं भैया, अगर प्रिंसिपल फोकस के ऊपर है तो आपको पता है क्या होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है, वो कहां पर बनेगी इमेज हमारे पास, इंफिनिटी के ऊपर। तो वही देखिए होगा, ये ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है, यहां पर लाइट रह गई, टकराई, टकरा के यहां पर जाके क्या होगी, पैरेलल, तो पैरेलल रे नेवर मीट, तो वहां पर हमारे पास जो इमेज है वो बनेगी तो सही, हमें नहीं पता कहां पर बनेगी, तो इंफिनिटी। और देखिए कितनी बड़ी जा रही लाइट रेस, डाइवर्ज हो गए तो यहां पर हमारे पास क्या होगी, एक्सट्रीमली लार्ज। बिटवीन अगर पोल एंड फोकस रखेंगे तो मैं आपको बताया था, बट फिर भी मैं एक बार आपको बना के बता देता हूं। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए मेरे पास ये है कनकेव मिरर, यहां पर मेरे पास क्या है पोल, यहां पर मेरे पास है फोकस, इसके बीच में रखूंगा, टकराएगी, यहां से गई, बैकवर्ड एक्सटेंड करूंगा तो यहां पर क्या बन जाएगी, इमेज। ये ए और बी, ये आ गया ए डैश और बी डैश। भैया बहुत बड़ी इमेज बनी है तो एनलार्ज है, एक्चुअल मीट से नहीं बनी, बैकवर्ड एक्सटेंड करके मिलाया तो हमारे पास क्या बन रही है, ये वर्चुअल इमेज बिहाइंड द क्या बनी है हमारे पास, मिरर। तो ये था हमारे पास किसके लिए, ये था हमारे पास कनकेव के लिए। ये रिमेंबर दिस, अगर आपने, मैंने ये वैसे आपको पहले समझा दिया, इंफिनिटी है तो फोकस के ऊपर फोकस है तो इंफिनिटी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो बियॉन्ड सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनेगी डिमिनिश और क्या बनेगी, इनलार्ज। तीनों के लिए याद रखिए जो तीनों केस है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, बियॉन्ड सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस होगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, हमेशा जो इमेज है वो क्या बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। सिर्फ एक केस ही ऐसा आएगा जब हमारे पास जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, वो कब, जब हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो वैसे ही हमने कर लेना। अब भैया यूज क्या होती है, अरे भैया मेरे दांत में बहुत दर्द है, चलो भैया डेंटिस्ट के पास चलते हैं, डेंटिस्ट आपके मुंह में एक शीशा देता है। अब डेंटिस्ट, यार आप ये मुंह में शीशा दे रहे हो, उसका फायदा क्या है, अरे भैया मेरी आंखें बहुत छोटी हैं, मुझे तुम्हारा दांत इतना छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं शीशा दिखाऊं तो वो बड़ा हो जाता है। अच्छा, तो यहां पर जो डेंटिस्ट यूज करते हैं उसका नाम है कनकेव मिरर, और वो क्या करता है, इमेज को बड़ा कर देता है। तो वो केस आपने अभी देखा, कौन सा भैया, फोकस और पोल के बीच में रखो तो इन्वर्स लार्ज, मतलब जितना ऑब्जेक्ट को पास रखोगे उतना बड़ा हो जाएगा। तो वही यहां पर हुआ है। तो भैया ये यूजेस है, एक कनकेव मिरर के लिए हो गया, दूसरा टॉर्च लाइट में आपने देखा होगा आगे उसके शीशा रहता है। अरे भैया टॉर्च लाइट को ऑन करके बताओ भैया, अरे भैया रोशनी कर दी इसने, तो यहां पर आपने देखा होगा टॉर्च लाइट के आगे जो ऐसे उसकी कर्व बनी होती है वो कौन सा मिरर होता है, कनकेव। आगे आपने देखा होगा हमारे पास कि यहां पर देखिए क्या हुआ है कि यहां पर इसने क्या किया, सनलाइट को फोकस कराया है
और भैया थोड़ी देर में जो हमारे पास कार्डबोर्ड है उसने जलना शुरू कर दिया। वहां पर लाइट फोकस हुई और देखिए वो जलना शुरू कर दिया। तो ये क्यों? क्योंकि ये कौन सा नेचर है उसका? कनकेव नेचर है। तो लाइट रेज आएगी, वो उसको एक पॉइंट के ऊपर फोकस करेगा और जब सनलाइट एक जगह के ऊपर फोकस होगी तो उसकी सारी की सारी एनर्जी वहां पर काम करना शुरू करेगी। अरे भैया शेविंग कर लो, अरे भैया मुझे तो मिरर चाहिए जो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाए ताकि मैं सारा क्लियर कर लूं, तो कनकेव मिरर है, क्लियर है। उसके बाद गाड़ियों के जो हेडलाइट्स होते हैं, ये देखिए ये हेडलाइट्स है ना, ये हेडलाइट से देखिए ये फोकस कर रहे हैं लाइट को, तो ये भी कौन से मिरर के कारण होते हैं? कनकेव मिरर के कारण। आगे चलते हैं भैया, अगला आ गया हमारे पास इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स के लिए, और ये बहुत ज्यादा सिंपल है, क्लियर है, बहुत ज्यादा सिंपल इसीलिए क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही केस हैं। अब आप बोलोगे सर 2 ही केस क्यों है सर, इसके साथ धोखा हो गया क्या? सर वहां पर केस इतने सारे और इसके साथ बेचारे के साथ धोखा कर रहे हो, वैसे ही बेचारा उल्टा है तो इसके साथ वैसे धोखा कर रहे हो। भैया उसका कारण बताते हैं। ये आ गया इसका पोल, इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर कवर करेंगे पूरा क्रिएट करेंगे तो इसका स्फेरिकल इधर बनेगा, तो ये आ गया इसका फोकस, इधर आ गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट हमेशा कहां पर लिखना होता है? लेफ्ट के ऊपर। तो इसमें 2 ही केस बचे ना, एक क्या बचा? एक बचा हमारे पास बियॉन्ड पी, पोल रख दो यहां पर, या इसके सामने रख दो, एक तो केस ये आ गया, दूसरा क्या आ गया? इन्फिनिटी। क्योंकि भैया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल और फोकस के बीच में तो आप रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे पॉइंट किधर प्रेजेंट है? राइट में। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ इसमें 2 ही केस बनते हैं। अब पहले केस में क्या भैया? वही ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी के ऊपर है तो इमेज हमारे पास कहां पर बनेगी? फोकस के ऊपर। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है तो इमेज कहां पर बनेगी? इन्फिनिटी के ऊपर। दैट्स क्लियर है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, यहां पर लाइट रेज आई, मैं तो डाइवर्स हो गई, अरे मैं भी डाइवर्स हो गई क्योंकि उसकी कर्व भी वैसी है, तो अब इमेज तो बनेगी नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे? इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। अरे भैया बैकवर्ड एक्सटेंड हुई हूं, मैं तो वर्चुअल इमेज हूं, क्लियर है। दूसरे में देखते हैं हमारे पास, अगेन हमारे पास कौन सा मिरर आ गया? ये कन्वेक्स मिरर आ गया। तो यहां पर क्या होगा? जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है, यहां पर गया, इसको क्या करो? बैकवर्ड एक्सटेंड करो, जहां से पास होगी वो क्या आएगा? फोकस। ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइट रे को डायरेक्टली कहां से पास करवा दो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास इमेज मीट कर रही है, तो ये बन गई छोटी सी इमेज। दोनों केसेस में देखिए बैकवर्ड एक्सटेंड से बन रही है, तो कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। काफी छोटी बन रही है तो हमें पास क्या है? डिमिनिश्ड इमेज है। तो ये आप याद रखिएगा, दोनों केसेस में क्या होगा? जो हमारे पास इमेज है वो क्या बनेगी? डिमिनिश्ड और वर्चुअल बनेगी। अब इसका एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में भी वही है कि भैया अगर इन्फिनिटी के ऊपर है तो इमेज कहां पर बनेगी? फोकस के ऊपर, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल एंड डायरेक्ट, डिमिनिश्ड ये तो आपने पहले देख लिया है। और अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में, तो बिटवीन पोल एंड फोकस क्या बनेगी? इसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर से थोड़ी परे बनेगी। इसका देख लीजिए यूजेस क्या है। बड़े भैया मैं तो गाड़ी चला रहा हूं सीधे, अरे भैया मैं तो ड्राइव कर रहा हूं, पीछे देखना है, अरे भैया वो ऊपर जो शीशा देखा है लगा है उससे पीछे देखूं, अरे भैया ये शीशा क्यों लगाया? अच्छा ये इसीलिए लगाया ताकि जो पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं उसकी छोटी इमेज करके ये शीशा हमें बता सके और हम इस शीशे में देख लें पीछे कौन आ रहा है। तो भैया आपको समझ आया, जो हमारे पास रेयर यानी पीछे देखने वाला मिरर होता है उसको हम कन्वेक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट आपने अभी देखा है कन्वेक्स मिरर क्या बनाता है? हाईली डिमिनिश्ड छोटी छोटी इमेज बनाता है और वाइड व्यू देता है, क्लियर है। दूसरा हमारे पास क्या आ गया? दूसरा क्या आ गया जो आपने देखा है, हमारे पास रोड के ऊपर मिरर लगते हैं वाइल्ड व्यू के लिए, वो भी हमारे पास कौन सा होता है? हमारे पास कन्वेक्स। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है सर्चिंग मिरर, तो वहां पर ये आएगा। अब लास्ट जो हमारे पास इसका टॉपिक है वो देखते हैं हमारे पास क्या है। इसके बाद हमारा रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, क्लियर है। तो लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जस्ट हमारे पास क्या है? कई बार आपने देखा होगा आप शीशे को आगे पीछे करो, कभी आपकी इमेज बड़ी छोटी मोटी ऐसी हो जाती है, क्लियर है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे पास जो चेंज बढ़ता है वो किसके कारण बढ़ता है? एक तो ऑब्जेक्ट भैया कितनी दूरी पे जाने की, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि u, दूसरा इमेज कितनी दूरी पे बन रही है यानी कि b, और भैया कहां पर मिल रही है इमेज, तो कहां से लाइट पास हो रही है, तो फोकस। इन्हीं तीनों चीजों के साथ हमारे पास क्या बनती है? इमेज बनती है। इन्हीं तीनों चीजों के रिलेशन के कारण हमारे पास क्या बनती है? इमेज। इसलिए इन्हीं तीनों को ही यूज करके हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला, जो हमें बोलता है 1/f विच इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ, पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस, हमारे पास इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन आपको पता है, जितनी भी लेफ्ट की तरफ होंगी पोल के वो नेगेटिव, जितनी भी राइट की तरफ होगी वो पॉजिटिव, जितनी के ऊपर है वो पॉजिटिव और जितनी भी नीचे है वो हमारे पास क्या होगी? नेगेटिव। आगे आ जाती है हमारे पास मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन क्या होती है? भैया हमें कौन बताएगा इमेज बड़ी बनी है? भैया हमें कौन बताएगा इमेज छोटी बनी है? भैया हमें कौन बताएगा इमेज राइट की तरफ बनी है? भैया हमें कौन बताएगा जो इमेज है वो लेफ्ट की तरफ बनी है? इस चीज का ठेका ले रखा है हमारे पास किसने? मैग्निफिकेशन से। अब देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी बनी है, तो हम बोल देंगे मैग्नीफाइड इमेज है। ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी बन रही है, तो हम बोलेंगे डिमिनिश्ड इमेज है। यानी कि मैग्निफिकेशन हम किसकी हेल्प से देख रहे हैं?
विद द हेल्प ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में ऊपर कौन आएगा, बड़ी नॉर्मल सी बात है, हमारे पास कौन आएगी, इमेज। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या होता है, ये क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। साथ ही साथ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको हम v लिख सकते हैं, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये लेफ्ट की तरफ होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये साइन होते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको याद रखने वाली, जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, एक डायग्राम बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास आ गया पोल, ये आ गया हमारे पास फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्या होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, क्या होगा, हमारे पास जो इमेज है वो बियॉन्ड सी बनेगी। तो यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर पोल से ये आ गया, यहाँ पर हमारे पास क्या बन गई इसकी इमेज, विच इज बी डैश और ए डैश, ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट ए बी। तो यहाँ पर आपने देखा जो इमेज है वो किस तरफ बन रही है, लेफ्ट की तरफ, यानी कि जो वी है वो किस तरफ आ गया, नेगेटिव में, और यू है वो भी नेगेटिव में। तो यहाँ पर हमारे पास हमें पता चल जाएगा इसकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में जो नेगेटिव में। क्लियर है, तो यहां पर हम देख लेते हैं। उसके लिए आपके पास ऊपर बताया गया, जैसे उन्होंने क्या बताया गया, उन्होंने बताया अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन का मतलब है जो इमेज ऑब्जेक्ट हमारे पास इमेज है, सॉरी वो रियल बनी है। क्योंकि आपने क्या देखा है, कनकेव में आपने हर एक केस देखा है, हर एक केस आपने कनकेव में क्या देखा है कि जो हमारे पास इमेज है वो किस तरफ बन रही है, लेफ्ट की तरफ। यहां पर देखिए लेफ्ट, सिर्फ इसको छोड़कर बाकी सारे केसेस में हमारे पास इमेज किधर बन रही है, लेफ्ट की तरफ बन रही है। तो नॉर्मल सी बात है, मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव। तो अगर मैग्निफिकेशन है ना, रियल इमेज है ना, सिर्फ यही केस है वर्चुअल का। तो अगर हमारे पास, और देखिए कनकेव में सिर्फ एक केस आता है वर्चुअल का, और कन्वेक्स में दोनों होते हैं। तो अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन इमेज बन रही है रियल, तो वो हमेशा किधर बनेगी, लेफ्ट की तरफ। तो उसकी मैग्निफिकेशन क्या आएगी, नेगेटिव। तो यही उन्होंने बोला है, अगर मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या है, अगर मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो जो इमेज है वो हमेशा क्या होगी, रियल। इसी को अगर हम यहां पर क्लियर करें, रुकिए, इसी को अगर हम यहां पर क्लियर करें, हाँ इसी को अगर हम यहां पर क्लियर करें, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो नॉर्मल सी बात है, पॉजिटिव कब होगी, जब राइट की तरफ बनेगा। तो इमेज हमारे पास क्या होगी, राइट की तरफ। आपने देखा हमेशा वर्चुअल बनी है, बिहाइंड। हाइट ऑफ इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, तो मान लीजिए मेरे पास जो ऑब्जेक्ट इमेज बनी है वो 5 सेंटीमीटर की, और ऑब्जेक्ट भी 5 सेंटीमीटर का। तो कट करके कितना आंसर आएगा, 1। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो वो हमारे पास क्या है, दोनों का साइज बराबर है। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, इसका मतलब है इमेज 2 सेंटीमीटर की होगी और ऑब्जेक्ट 5 होगा, तो 0.4 आ जाएगा। 0.4 मतलब लेस देन 1। तो अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो वो हमारे पास क्या होगा, साइज ऑफ इमेज हमारे पास क्या होगा, डिमिनिश। और अगर बड़ा होगा तो हमारे पास, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो एनलार्ज होगा। यहां पर भी आप देख सकते हो मैग्निफिकेशन जो पॉजिटिव है एंड लेस देन 1 होगी, वो कन्वेक्स मिरर। उसका सिंपल सा कारण आपको पता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास कन्वेक्स मिरर था उसमें हर केस में छोटी सी इमेज बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, तो हाइट उसकी कम है ऑब्जेक्ट से, तो ऊपर कम और नीचे ज्यादा, तो लेस देन 1। साथ ही साथ हमेशा जो इमेज है वो राइट की तरफ बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है, तो इसीलिए उसको कह लेंगे पॉजिटिव। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मोर देन 1 है, तो वो कनकेव है, और अगर नेगेटिव है तो वो हमारे पास क्या है, कनकेव है। ये आपने खुद पढ़ा है। क्लियर है, कनकेव क्यों है, क्योंकि नेगेटिव, ये सिर्फ वो केस है हमारे पास मैग्निफिकेशन नेगेटिव का कि हर बार कनकेव में क्या होता है, लेफ्ट की तरफ होता है। कनकेव में याद रखिएगा दोनों केसेस होते हैं। कन्वेक्स के लिए तो एक ही केस है, कन्वेक्स के लिए हमारे पास एक ही केस है। वो कौन सा केस है हमारे पास, यहां पर आप देख सकते हो, सिर्फ पॉजिटिव का और लेस देन 1 का। अब कनकेव में 2 होते हैं, एक बार हमारे पास मोर देन 1 होता है और एक हमारे पास नेगेटिव में होता है। जब मोर देन 1 है तो वो हमारे पास क्या होता है, कनकेव, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वो कनकेव। और ये पता कौन सा केस है, ये हमारे पास कौन सा केस है, जब हमारे पास उसके वर्चुअल इमेज बनती है। नेगेटिव कब है हमारे पास, जब उससे रियल इमेज बनती है। तो भैया यहां पर हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक पूरा खत्म हो गया। आगे हम चल रहे हैं इंटरेस्टिंग से टॉपिक जिसका नाम रिफ्रैक्शन, और जिसको आप यहां से ही इमेजिन करके देख सकते हो भैया यहां पर क्या हो रहा है। अरे यहां पर देखिए क्या हो रहा है, एक आदमी का आधा फेस पीछे और पूरा आदमी आगे। यहां पर इसका बेचारे के साथ इतना फेस आगे और इतनी बॉडी आगे आ गई है। अरे भैया मेरी फिंगर तो पतली थी, नीचे जाके मोटी हो गई। अरे भैया मैं तो पेंसिल सीधी थी, नीचे जाके टेढ़ी हो गई। अरे मेरी टांगे तो एक्चुअल में ऐसी थी, यहां पर तो ऐसे हो गई। तो बेसिकली ये जो सारी चीजें हैं ये एक्चुअल में ऐसी नहीं है, ये ऐसी लग रही है देखने में, क्योंकि यहां पर एक प्यारा सा फिनोमिना लग रहा है जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो हमारे पास टोटली डिफरेंट है रिफ्लेक्शन से। तो बेसिकली चाहे पेंसिल ऐसे टेढ़ी दिख रही हो, चाहे टांगे ऐसी हो, पानी में आपने देखा होगा कई बार आप उतरते हो ठंडा पानी है, साथ ही साथ आप नीचे देखते हो तो आपको ऐसे लग रहा है आपकी टांगे ऐसे ऊपर आ रही हैं। मग जैसे आप डिप करते हो पानी के बीच में, आपको नीचे से मोटा दिखता है। तो ये सारा कुछ हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज टोटली डिफरेंट देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब कैसे डिफरेंट है वही समझते हैं, अगर डिफरेंट है तो वही समझ लेते हैं।
कैसे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता था, लाइट अगर मीडियम 1 से गई है, टकराई यहां पर, तो मीडियम 1 पे ही वापस आएगी। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा, अगर मीडियम 1 से गई है, टकराई है, तो भैया वो इस सेम मीडियम में वापस नहीं आएगी, वो मीडियम 2 में चली जाएगी। लेकिन मीडियम में 2 में जाने के उसके दो कारण होंगे, वो दो तरीके क्या होंगे वो हम समझते हैं, ठीक है। तो जो है हमारे पास टॉपिक का नाम है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमें बोलता है कि जी भाई लाइट बेंड हो जाएगी जब वो पास करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम। अब बेंड होने का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज हमारे पास मान लीजिए ऐसे स्ट्रेट है, अब बेंड वो कैसे होगी, जहां वो ऐसे चली जाएगी, जहां वो ऐसी चली जाएगी। नॉर्मल सी बात हमें क्या समझ आई कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो वो बेंड होना शुरू हो जाती है। अब इसका कारण क्या है, सेम मीडियम का मतलब होता है, मीडियम का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। जब वो रास्ता जहां पर कोई चीज ट्रेवल करती है, जैसे यहां पर लाइट कर रही है, तो मान लीजिए एक मीडियम ऐसा है और दूसरा मीडियम ऐसा है। अगर आप देखें दोनों मीडियम में फर्क क्या है, दोनों मीडियम में फर्क क्या है कि ये जो मीडियम है इसके पार्टिकल काफी क्लोजर है। जो हमारे पास M2 है इसके पार्टिकल काफी दूर दूर है, तो जिसके पार्टिकल क्लोजर है उसका मतलब डेंसिटी ज्यादा, तो D फॉर डेंसिटी, D फॉर डेंसर। तो ऐसा मीडियम जिसके पार्टिकल काफी क्लोजर होंगे उसको बोलते हैं हम डेंसर मीडियम, और जिसके पार्टिकल दूर दूर होंगे उसको बोलते हैं हम रेयरर मीडियम। अब जनरली देखिए क्या होगा, आप खुद सोचिए, जब आप ज्यादा ट्रैफिक से निकलते हैं, कम ट्रैफिक में तो आप ऐसे थोड़ा खुल के निकलते हैं, तो यहां पर आप क्या होते हो, बेंड हो जाते हो। या फिर आप क्या कर रहे हो, जब खुली जगह से टाइट जगह में जाते हो तो भी आप थोड़ा क्या हो जाते हो, बेंड होके चलते हो। तो सेम हमारे पास क्या होता है लाइट की तरह, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, यानी एक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल से दूसरे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल में जाती है, तो वो नॉर्मल पाथ फॉलो करने की बजाय अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है। इसी प्रोसेस का नाम हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब कई बार क्वेश्चन आता है, हमें पता है लाइट कैसे ट्रेवल करती है, मान लीजिए ऐसे। अब ना हमारे पास कुछ चीजें होती हैं, एक होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी, एक होती है लाइट की वेवलेंथ, एक होती है हमारे पास लाइट की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, और एक होती है स्पीड। क्लियर? लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है जिसको हम c से डिनोट करते हैं, विच इज 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकंड। अब याद रखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में कितनी बार कोई चीज ऊपर नीचे हो रही है। वेवलेंथ का मतलब होता है क्रस्ट ट्रफ, ये क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस कितना है या कितनी दूर तक हमारे पास लाइट जा सकती है। तो याद रखिएगा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। क्लियर? अब एक चीज याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है, तो हमारे पास क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। चेंज किस में आएगा, हमारे पास वेवलेंथ में आएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। आगे चलते हैं भैया। अब बेंडिंग के लिए समझने के लिए थोड़ा फिनोमिना आप देख सकते हो कि जैसे यहां पर कार है, नॉर्मली पहले कार जा रही थी, जैसे आगे कीचड़ आया तो थोड़ी सी ऐसी कर्व में आ जाएगी ना, बेंड हो जाएगी, जैसे ब्रेक लगाएगी थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर वो क्या कर रही थी, पहले नॉर्मल रोड है तो वो तो नॉर्मल रोड है तो उसको हम रेयर मीडियम मान लेते हैं, लेकिन जैसे कीचड़ में फंसेगी तो वो थोड़ा डेंसर मीडियम है ना, थोड़ा गारा वगैरह कीचड़ वगैरह पड़ा हुआ है, तो जैसे वो एक मीडियम से डिफरेंट मीडियम में गई उसने थोड़ा बेंड कर लिया। आप इमेजिन करके देख सकते हो। तो ऐसा ही हमारे साथ किसके साथ होता है, लाइट के साथ। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो वो बेंड होना शुरू हो जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भैया ड्रा द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स वन द फेस ऑफ द ग्लास स्लैब एट द एंगल ऑफ नियरली। ये कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं जस्ट बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको ऐसे कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के ऊपर है, तो ये कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या वो बता रहे हैं। तो यहां पर याद रखिए ग्लास स्लैब हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब हमारे पास क्या है, एक मटेरियल है जो ग्लास से बना होता है, और ये कौन सी शेप का होता है, क्यूबॉइडियल शेप का होता है। समझ आ गई? जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। अब इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होती है लाइट की, वो आप यहां पर इस एनिमेशन से समझ सकते हो। यहां पर देखिए लाइट यहां पर गई, टकराई, यहां पर जाके देखिए बेंड हो गई। ये देखिए बीच में से लाइट जैसे बीच में जाएगी तो ये थोड़ी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अब ये बेंडिंग क्या होती है, आपको पता चल गया है कि बेंडिंग बेसिकली क्यों हो रही है, क्योंकि लाइट की क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या होती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। एक मीडियम कौन सा होता है, रेयरर, एक डेंसर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो डेंसर, जिसकी डेंसिटी कम वो रेयर। तो यही से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास अब यहां पर ना आपको एक चीज समझने वाली है, वो हम यहां पर आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमने देखिए जैसे हमारे पास लो ऑफ रिफ्लेक्शन थे, वैसे लो ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं, दो ही होते हैं इसके भी। सबसे पहला तो इसका भी यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और हमारे पास जो नॉर्मल एंगल है वो जान हमारे पास जो नॉर्मल है वो क्या रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे। ठीक है, सेम प्लेन के मतलब इधर इंसिडेंस होगी इधर रिफ्रैक्शन होगी, तो एंगल यहां से लगेगा ना, तो तीनों का प्लेन क्या आ गया, ये सेम आ गया। साथ ही साथ यहां पर एक लॉ लगता है जो हमारे पास क्या होता है, स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल्स लॉ क्या होता है इसको हम समझते हैं, उसके पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। वो चीजें क्या है, इसको स्नेल्स लॉ को हम आगे समझते हैं जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। उससे पहले एक चीज समझते हैं
कि हमारे पास क्या होता है। अब मान लीजिए अगर मैं रेयर से डेंसर जा रहा हूं, जहां कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी में जा रहा हूं, तो यहां पर तो क्या होगी, पार्टिकल थोड़े खुले खुले होंगे, क्लियर है। तो खुले खुले होंगे, यहां पर पार्टिकल जाके क्या हो जाएंगे, टाइट, क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, देखिए अगर मैं नॉर्मल किसी जगह से टाइट जगह में जा रहा हूं तो मैं थोड़ा अंदर की तरफ बेंड होगा, अंदर की तरफ घुसूंगा। तो यही हमारे पास क्या होगा, लाइट रेयर में जा रही है, जहां पर टकराएगी वहां पर नॉर्मल लगाने तो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या हुआ, खुली जगह से वो टाइट में जा रही है। लेकिन जैसे वो टाइट से खुली जगह में जाएगी तो थोड़ा टाइट है, ये देखिए टाइट है, ये खुली जगह मिली तो थोड़ा खुल के निकलेगी बाहर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी। ये आपने याद रखना है। अगर लाइट रेयर से डेंसर जा रही है तो किधर मुड़ेगी, टूवर्ड्स। और अगर हमारे पास ये डेंसर से किधर जा रही है, रेयर, तो ये किधर मुड़ेगी, हमारे पास अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आगे चलते हैं हम ग्लास लैब में, क्लियर है। अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, यहां पर लाइट रे आई, टकराई, यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। अब ये देखिए बीच में ग्लास है, तो ये तो कौन सा मीडियम आ गया, डेंसर, और आसपास क्या है इसके, एयर, तो ये आ गया रेयर। अब जिस एंगल के साथ इंसिडेंस किया, ये कौन सा आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको पता है कि हम खुली जगह हमारे पास ये क्या कर रही है कि खुली जगह से थोड़ी टाइट जगह में जा रही है, क्लियर है। जहां पर ट्रैफिक कम थी, दूसरी ज्यादा ट्रैफिक में जा रही है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी, यहां से मुड़ जाएगी। यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, फिर से नॉर्मल। अब ये रेयर से किधर जा रही है, डेंसर, ये क्या कर रही है, तंग जगह से खुली जगह में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी। तो यही अगर आप देखें कुछ यहां पर हो रहा है, यही अगर आप एनिमेशन यहां पर देखें, तो यहां पर मैं इसको रब करता हूं, यहां पर आप देखें तो यहां पर भी हो रहा है। आई एयर से जैसे ग्लास लैब में एंटर की, तो ये क्या हो गई, टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ गई, यहां पर नॉर्मल लगेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ गई, फिर यहां से क्या जा रही है, ये अवे जा रही है, क्लियर है। तो ऐसे हमारे पास क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है, किसमें, ग्लास प्रिज्म में। आगे चलते हैं भैया, यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर क्या हो रहा है, ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। याद रखिए जिस एंगल के साथ टकराती है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिस एंगल से जाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन इंसिडेंस किया तो ये इंसिडेंस I2 आ गया, रिफ्रैक्ट किया तो R2 आ गया। ये हमारे पास कौन सा मीडियम है भैया, रेयर मीडियम। ये हमारे पास कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ये हमारे पास अगेन कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। अब यहां पर अगर हम देखें तो इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको अलग बताता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो। भैया ये आ गया हमारे पास ग्लास प्रिज्म, ओके। यहां पर लाइट रे आएगी, टकराएगी, जहां पर वहां पर क्या लगाना पड़ेगा भैया, नॉर्मल। किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर क्या लगाना पड़ेगा, नॉर्मल, फिर किधर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब यहां पर अगर मैं देखूं इसका, अगर एक्चुअल देखूं तो ये भैया अगर नहीं मुड़ती तो ये कुछ ऐसे जाती, तो यहां पर इतने से इतने पाथ में ये क्या हुई है, अंदर की तरफ डेविएट हो गई है, तो इसको बोलते हैं हम इसकी डेविएशन या लेटरल इन्वर्जन, क्लियर है। लेटरल डेविएशन इसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछे लेटरल डेविएशन क्या होता है, लेटरल डेविएशन का मतलब होता है जब हमारे पास जो लाइट है वो अपने एक्चुअल पाथ से अंदर की तरफ बेंड हो जाए ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हमारे पास आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगेन मैं बोलता हूं इसको समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है, बड़ी सिंपल सी बात है भैया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, किसी की भी हद। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा हमारे पास कि जैसे यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है x की पावर 2, x की पावर 3, तो हम बोलते हैं इसकी इंडेक्स है कि मतलब x 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इंडेक्स का मतलब आ गया हद। तो रिफ्रैक्शन की कितनी हद है, रिफ्रैक्शन का मतलब लाइट का मोड़ना, तो किसके पास कितनी हद है लाइट को मोड़ने की, जाने की, लाइट को बेंड करने की, उसको बोलते हैं हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जांपल अगर देखें हम पानी और एक शहद है, तो अगर देखें पानी में एक बार लाइट जा रही है, एक बार शहद में जा रही है, तो पानी में ज्यादा लाइट बेंड नहीं करेगी क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। लेकिन यहां पर जैसे वो शहद में जाएगी वो ज्यादा बेंड करेगी क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो यहां से हमें क्या पता चला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब होता है कि कोई मटीरियल, कोई मीडियम के पास कितनी एबिलिटी, कितना पोटेंशियल है लाइट रे को बेंड करने का, वो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहां पर देखिए होता क्या है, बेसिकली मान लीजिए यहां पर ये मीडियम 1 है, यहां पर ये मीडियम 2 है, क्लियर है। तो यहां पर लाइट रेज आई, यहां पर टकराई, यहां पर बेंड हो गई। तो मैंने कैसे देखा बेंडिंग हुई है, मैंने कैसे देखा बेंडिंग हुई है, जब मैंने कंपैरिजन किया किसका, मीडियम 1 का और मीडियम 2 का, और वो भी कैसे, उसकी क्या देख के, स्पीड देख के। क्योंकि जैसे यहां पर वो एंटर करेगी, यहां पर क्या हो जाएगी, वो स्लो, यहां पर फिर बाहर निकलेगी, हो जाएगी फास्ट। तो क्योंकि नॉर्मल सी बात बता ना, हमें रेयर से डेंसर जा रही है तो स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी, लेकिन जैसे डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या हो जाएगी, फास्ट। तो यही से हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसका बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि भैया जो लाइट की स्पीड है एक मीडियम में डिवाइडेड बाय टू द लाइट ऑफ स्पीड इन दूसरा मीडियम, सेकंड मीडियम, जो हमारे पास वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू होगी किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी समझने की बात है, जैसा इसका नाम ही बता रहा है एब्सोल्यूट, भैया एक्यूरेट। अब जब भी हमने
किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना हो तो हमें उसको रिलेट करना पड़ता है किसके साथ, किसी दूसरे मीडियम के साथ। क्लियर है? तो इससे तो मुझे किसी भी मीडियम का एक्चुअल नहीं पता चलेगा, अगर मैं उसको रिलेट करूं किसके साथ, वैक्यूम के साथ, तब मुझे पता चल जाएगा। जैसे अगर मीडियम 1 का मैंने अलग से निकालना हो तो इसको किससे रिलेट कर दो, वैक्यूम के साथ। मीडियम 2 का मैंने अलग से निकालना हो एब्सोल्यूट, तो उसके किसके साथ रिलेट कर दो, वैक्यूम के साथ। तो जब हम किसी मीडियम को वैक्यूम के साथ रिलेट करके उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, किसी भी मीडियम का, वो विद रिस्पेक्ट होता है किसके, वैक्यूम के। और याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्पीड से मापते हैं। तो अगर मान लीजिए एक मीडियम है, अगर हमारे पास हम एब्सोल्यूट निकाल रहे हैं तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, c विच इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो हमारे पास क्या होती है 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकंड। और किसी भी दूसरे मीडियम में हमारे पास क्या होगी, b होगी। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर मैं n से डिनोट कर रहा हूं तो ये आ गया c/b। तो नॉर्मल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कितनी हद तक कोई मोड़ रहा है। अगर हम यहां पर बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक का दूसरे के साथ हम कैसे देखते हैं, मान लीजिए मीडियम 1 से किधर जा रही है लाइट, मीडियम 2 में जा रही है। तो इसको अगर मैंने लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से 2। और इसको अगर खोल के लिखना होगा, एक्सपेंड करके लिखना होगा, याद रखिएगा जहां पर जाके वो बेंड हो रही है, मैं आपको समझा ही देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ग्लास प्रिज्म है और यहां पर जहां ग्लास लैब है, ये मीडियम M1 है, ये मीडियम है M2। तो लाइट जा रही है M1 से किधर, M2 में जा रही है। तो अगर इसको मैंने लिखना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो भैया जा कहां से रही है, 1 से, और जाएगी कहां पे, 2 पे। तो ऐसे आ गया, इसको खोलना हो तो जिस मीडियम में जाके बेंड हो रही है उसको ऊपर रखेंगे। तो जैसे 2 में बेंड हो रही है तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, मीडियम, यहां पर इसको ऐसे लिख लो ना, मीडियम 2 है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, n2/n1। क्लियर है? इसी को अगर उल्टा a हो जाए n2/n1 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n1/n2। इसको हम लिखें चाहे तो ये एक दूसरे का क्या आ रहे हैं, उल्टा आ रहे हैं, उल्टा कर दे तो एक दूसरे के बराबर है। तो 1/n2 ये किसके बराबर होगा, 1/2n1 के। क्लियर है? यही हमने यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर है? आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्लियर हो गया, आगे हम देखते हैं। अब चलते हैं स्नेल्स लॉ के ऊपर। अब यहां पर स्नेल्स लॉ क्या है, इसको भी समझने के लिए मैं इसी डायग्राम को फिर से रिक्रिएट करता हूं ग्लास स्लैब के। तो यहां पर हमारे पास लाइट रेज, देखिए ये हमारे पास मीडियम है रेयर, ये मीडियम कौन सा डेंसर, लाइट आई, टकराई, यहां पर टकराई तो यहां पर किधर मुड़ेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। यहां पर टकराई फिर से, अब कहां जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब यहां पर मुझे क्या पता चल रहा है कि जब लाइट रेयर मीडियम में है तो उसकी स्पीड ज्यादा है, और यहां पर देखिए इसका एंगल ये है, और जब दूसरे मीडियम की तो एंगल ये है। यहां पर एंगल ज्यादा है, यहां पर एंगल कम है। यहां पर मुझे क्या पता चला, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो एंगल क्या बन रहा है, ज्यादा। और जब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जब यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा, तो जो एंगल है देखिए ये छोटा एंगल, ये एंगल क्या बन रहा है, काफी कम बन रहा है। तो यहां से मुझे क्या पता चला, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसका एंगल ज्यादा होगा, और अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उसका एंगल कम होगा। लेकिन जब मैं दोनों को प्रोडक्ट करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर क्या आएगा, सेम। इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 और एंगल है इसका 5, तो ये आ गया 2 × 5। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो उसको मैं मान लेता हूं 5, और ये आ गया हमारे पास 2। तो 5 × 2 कितना आता है, 10। यहां पर भी 5 × 2 क्या आता है, 10। तो आप बोलोगे सर ये आपने कैसे चूज कर लिया, जब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूव हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, या सिंपल से बात बोले कांस्टेंट आ रहा। तो यही हमारे पास भैया स्नेल्स लॉ है, जो हमें बताता है कि जब लाइट किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी रिफ्रैक्टिव हमारे पास सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कर रही है, तो उसका जो एंगल होगा जिससे वो इंसिडेंट या रिफ्रैक्ट हो रही है, अगर उसको मैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमेशा आंसर हमें सेम मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। क्लियर है? तो यहां पर हम समझते हैं जो सेकंड लॉ है जिसका नाम है हमारे पास स्नेल्स लॉ, जो हमें क्या बताता है, बड़ी सिंपल सी बात बताता है। ये हमें बताता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा, जो हमारे पास क्या होगा, जो रेशो होगी, ये तो हम बाद में समझते हैं। चलिए इसको हम क्लियर ही कर लेते हैं इसको भी। तो मान लीजिए यहां पर मेरे पास क्या है, ये ग्लास प्रिज्म है, ग्लास स्लैब है, सॉरी ग्लास प्रिज्म अगले चैप्टर में आएगा। तो यहां पर मेरे पास ये इंसिडेंट कर रही है, ये आ गया उसका नॉर्मल। यहां पर हमारे पास ये एंगल आ गया इंसिडेंस एंगल, ये आ गया। यहाँ पर इसको थोड़ा साफ करके बनाते हैं ना भैया। तो यहां पर हमारे पास मान लीजिए ये आ गई ग्लास स्लैब, बड़ा सिंपल है। तो यहां पर ये टकरा रही है, जिस एंगल से टकरा रही है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस टुवर्ड्स नॉर्मल बॉडी। तो ये क्या आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पर अब एक चीज देखिए, ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा, ये आ गया इंसिडेंस, और देखिए आर बड़ा है। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऐसा है
जो जीरो से जीरो होता है और आगे बढ़ते मैक्सिमम होता है साइन, तो यहां पर साइन यूज होगा। तो अगर मैं यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लूं n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लूं n2, तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, स्नेल्स लॉ कि जो जिस एंगल से वो इंसिडेंट कर रहा है साइन आई, उसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा n1, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट, यानी c। ये c वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं है, ये कांस्टेंट है, क्लियर है। और अगर सिमिलरली मैं साइन r को अगर मल्टीप्लाई करूं n2 के साथ, तो इसका आंसर भी आएगा कांस्टेंट, सेम आएगा। तो अगर ये दोनों सेम है तो इनकी ये साइड भी क्या होगी, सेम। तो साइन i इंटू n1 ये बराबर कर दो आप साइन r इज इक्वल टू n2, तो इसको इधर ले आओ, तो साइन i ओवर साइन r हमारे पास किसके बराबर आ गया, n2 ओवर n1 के। यही उन्होंने बोला है हमारे पास कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है या रेशियो होती है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन की एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है और वो किसके बराबर होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। इसी प्यारे से लॉ का नाम हमारे पास क्या होता है, स्नेल्स लॉ। अब आगे चलते हैं भैया, इसके बिना नहीं। अरे भैया आपने प्यारा प्यारा कैमरा देखा होगा, कैमरे में हमारे पास क्या यूज होता है, हम बोलते हैं लेंस यूज होता है। लेंस क्या करता है, हमारी ब्यूटी बढ़ा देता है, हमें दूर की चीजों को पास करके दिखा देता है। तो भैया लेंस का तो बड़ा चक्कर है, तो अब हम इस रिफ्रैक्शन में लेंस के बारे में ही समझेंगे। लेंस हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने देखा होगा भैया मैग्नीफाइंग ग्लास, अरे भैया कॉपी के ऊपर रखो, इसको आगे पीछे करो तो डिजिट बड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर पेपर के ऊपर फोकस करके रखो, रे भैया पेपर जलना शुरू हो जाता है। यहां पर भी क्या हुआ, लेंस का यूज हुआ है। दूसरा आपने कार के हेडलाइट्स में देखा होगा कि भैया प्रोजेक्टर्स लगे होते हैं, खुद प्रोजेक्टर में देखा होगा, या टेलीस्कोप जहां आपके जो चश्मे होते हैं ये, इसमें भी क्या लगा होता है हमारे पास, लेंस। तो लेंस हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी को हम आगे समझते हैं। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा, जब किसी पॉलिश सरफेस को हम आगे से ब्लॉक कर दें तो वो चीज क्या बन जाती है, मिरर। और अगर इसी पॉलिश सरफेस को हम ब्लॉक ना करें, इसको आगे कंटिन्यू कर दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, लेंस बन जाता है। क्लियर है। अगर इसको ब्लॉक ना करें तो ये क्या बन जाता है, लेंस। तो याद रखिएगा हमारे पास जो मिरर है वो कैसे बनता है, एक पॉलिश सरफेस और एक अपेक से। लेकिन जो हमारे पास लेंस है वो क्या बनता है, दो रिफ्रैक्टिव सरफेसेस से बनता है, एक रिफ्रैक्टिव सरफेस ये, एक रिफ्रैक्टिव सरफेस ये, जो आप आगे जाके समझोगे अभी। क्लियर है। आगे चलते हैं भैया। अब लेंस क्या होते हैं, इससे पहले आपको एक मैं एनिमेशन दिखाता हूं। यहां पर देखिए हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं। चलिए इसको थोड़ी पॉज करते हैं। हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है हमारे पास कनकेव लेंस। अब ये क्या होता है ये समझते हैं। कन्वेक्स लेंस क्या होता है भैया, बीच में से मोटा, ऊपर और नीचे में से छोटा। कनकेव हमारे पास क्या होता है, ऊपर और नीचे में से मोटा होता है और बीच में से हमारे पास क्या होता है, पतला होता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव लेंस, जिसको आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो कि एक्चुअल में ये हमारे पास कैसे दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं। क्लियर है। ये ऐसे होते हैं। ये हमारे पास कौन सा है, कन्वेक्स, वेट अ मिनट, ये हमारे पास कौन सा है, कन्वेक्स, और ये हमारे पास कौन सा है, कनकेव। अब यहां पर क्या होता है, याद रखिएगा, जो कन्वेक्स है वो लाइट को, जब लाइट रे पैरेलली आती है तो वो उसको कन्वर्ज करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग। और जो हमारे पास कनकेव है वो फैलाता है, वो बोलते हैं डाइवर्जिंग। याद रखिएगा मिरर के केस में उल्टा था। मिरर के केस में कनकेव कन्वर्जिंग होता है, लेंस के केस में कन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है। मिरर के केस में कन्वेक्स डाइवर्जिंग है, लेंस के केस में कनकेव डाइवर्जिंग है। तो ये आपने समझ के रखना है। अब यहां पर देखिए जैसे ये पैरेलल लाइट्स हैं, बहुत सही बात है भैया। ओके, यहां पर मेरे पास ये जो पैरेलल लाइट्स हैं, ये जब पास हो रही है किसमें से, इस लेंस में से, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, जैसे यहां पर पास हो रही हैं तो यहां पर देखिए ये क्या कर रहा है, उसको एक पॉइंट के ऊपर मिला रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। लेकिन देखिए जैसे मैं इसको शफल करूंगा, यहां पर मैं कौन सा यूज करूंगा, कनकेव। क्लियर है। अब देखिए जैसे मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, यहां पर देखिए मैंने कनकेव यूज किया तो ये लाइट को ऐसे फैला रहा है। क्लियर है। तो ये डाइवर्जिंग है, तो ये हमारे पास कौन सा आ गया, कनकेव लेंस। आगे चलते हैं। ये आपने अभी अभी समझा जस्ट कि हमारे पास जो कन्वेक्स है वो क्या करता है, लाइट रेस को एक पॉइंट के ऊपर मिलाता है, तो इसको बोलते हैं हम कन्वर्जिंग, और दूसरा हमारे पास फैलाता है तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग। अब आप बोलोगे, याद रखिएगा इसमें सारा कुछ सेम है, वही पोल है, वहीं पर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस फोकस सारा कुछ सेम रहेगा। बस इसमें एक चीज नहीं आएगी, जो आएगी ये सेंटर इसका, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है। और याद रखिएगा इसमें जो हमारे पास पोल है वो दो आएंगे। मैं आपको समझा ही देता हूं एक डायग्राम। क्लियर है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस ये आ गया, तो याद रखिएगा ये होता है इसका ऑप्टिकल सेंटर। ये इसका पहला सरफेस इधर स्टार्ट हो रहा है, तो ये आ गया पोल P1, ये आ गया पोल P2। इसको अगर कंप्लीट करूंगा तो ये सर्कल इधर बनेगा स्फेरिकल, तो इसका फोकस आ गया F1 इधर, इधर आ गया इसका F2। वहां पर मिरर के केस में हम क्या लिखते थे, फोकस का डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस का डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ना लिख के फोकस का सीधा डबल लिख देते हैं, मतलब
2f1, क्योंकि आपको पता वो डबल ही होता है, तो यहां पर भी हमारे पास c, क्योंकि आपको पता है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू या रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 ऑफ f, तो वही हम यहां पर कर रहे हैं, यहां पर आ गया 2f2। तो यहां पर कुछ ऐसे चलेगा, सेंटर वाला होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये पोल p1 p2, ये f1 और ये क्या आ गया 2f1, ये f2 और ये क्या आ गया 2f2। मूविंग टू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्लाइड। जैसे आपने मिरर के केस में पढ़ा था, किसी भी पॉइंट के ऊपर लाइट इंसिडेंट करेगी तो कहां से पास होगी भैया, फोकस से। डायरेक्टली फोकस से जाएगी तो भैया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो एज इट वापिस आएगी। अगर हमारे पास किसके ऊपर ट्राई करती है, पोल के ऊपर, तो हमारे पास सेम एंगल के साथ वापिस आएगी। ऐसा ही कुछ हमारे पास लेंस के केस में भी होता है। अगर हमारे पास जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमारे पास फोकस होगी। अगर लाइट कहीं पर भी टकरा रही है, जैसे यहां पर, इसका फोकस तो भैया यहां पर होगा, तो यहां से पास होगी। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो एज इट हमारे पास क्या आएगी, रिवर्ट बैक। जैसे उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इसमें ऑप्टिकल सेंटर होगा। क्लियर है। साथ ही साथ हमारे पास क्या होगा, अगर पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से तो एज इट आएगी, पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर रिवर्ट एज इट। और रे जो डायरेक्टली पास हो रही है फोकस से, वो पैरेलल हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी हमारे पास, पैरेलल। मैं आपको बताता हूं कैसे, इसका डायग्राम्स। क्लियर है। यहां पर बड़े सिंपल से डायग्राम दिए, मैं आपको बताता हूं। अगर लाइट कहीं पर भी इंसिडेंट कर रही है तो वो कहां से पास होगी, फोकस से। यहां पर आप हमारे पास देख सकते हो, अगर फोकस से पास होगी तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वहीं से क्या हो जाएगी, रिवर्ट। यही चीज आप हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी देख रहे हो, कहीं पर भी टकराएगी तो कहां से पास होगी, फोकस से। अगर हमारे पास क्या हो रही है, फोकस से पास हो रही है तो टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं जो हमारे पास किस में यूज होंगे, मिरर की इमेजेस बनाने में। आगे चलते हैं। होप आपने अभी तक एंजॉय किया। आगे इसमें भी वही फंडा चलना है जो फंडा आपने पीछे पढ़ा। क्या पढ़ा फंडा, वही भैया, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां पर बनेगी, इमेज हमारे पास बनेगी फोकस के ऊपर। अगर इमेज ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर है तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी के ऊपर। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी पड़ा है, अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको बताया सी हमारे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल तक का डिस्टेंस होता है, आर होता है। तो आर किसके बराबर होता है, 2f। तो यहां पर हमारे पास सी की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर बियॉन्ड 2f है तो इमेज कहां पर बनेगी, बिटवीन पोल एंड फोकस, या बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस बोल सकते हो। और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस है तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड 2f। अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट कहां पर है, सीओसी के ऊपर, तो सीओसी लिखने बजाय मैं लिख लूंगा अगर एग्जैक्ट 2f के ऊपर है तो इमेज भी कहां पर बनेगी, 2f के ऊपर। क्लियर है। और इसमें भी उसी की तरह एक केस ऐसा आएगा, जब ऑब्जेक्ट को आप एकदम पोल के पास ले जाओगे तब हमारे पास इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड द लेंस बनेगी। वहां पर बिहाइंड मिरर बनती थी, यहां पर बिहाइंड लेंस बनेगी। तो वही हम चेक कर लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम सीधे इसके डायग्राम्स के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है तो हमेशा इमेज कहां पर बनेगी, फोकस के ऊपर। f2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो फोकस आपको पता है ना, मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं। आपको पता है ये कन्वेक्स लेंस है, तो इसका एक फोकस इधर आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो स्फेरिकल इधर बनेगा, इस वाले को करूंगा तो कंप्लीट स्फेरिकल इधर बनेगा। तो इसका ये फोकस आ गया f2। तो अगर सॉरी ठीक है, f1 और f2 क्लियर है। तो हमारे पास जो पोजीशन है इमेज की वो कहां पर बनेगी, f2। ये आप अभी समझोगे ये कैसे होगा, ये आपको क्लियरेंस अभी आएगी थोड़ी देर में। क्लियर है। यहां पर एक चीज देखिए कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है, इमेज कहां पर बनेगी, फोकस के ऊपर। हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट सब्जेक्ट बनेगी, ये हम देखते हैं। जैसे अपने मिरर के केस में देखा था ना, पहले 5 केस के लिए रियल और इन्वर्टेड था, इसमें भी सेम है। जैसे उसके लास्ट केस में था, इसमें भी सेम है, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। जैसे उसके लास्ट केस में क्या था, ऑब्जेक्ट एकदम क्लोजर ले जाओ, इसमें भी वही है। यहां पर अगर बियॉन्ड 2f है, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे वहां पर पड़ा था, तो यहां पर बिटवीन फोकस एंड वहां पर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था। यहां पर आपको पता है हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को डबल ऑफ फोकल लेंथ लिख रहे हैं, तो 2f2 आएगा। यहां पर भी डिमिनिश्ड बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। वहां पर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहां पर एट 2f1 है। ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f2 के ऊपर ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। बिटवीन f1 एंड f2 बियॉन्ड 2f2 आएगी हमारे पास, इनलार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फोकस के ऊपर रखिए तो इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बनेगी, वही इनफिनाइटली लार्ज और हाईली इनलार्ज। ये अभी देखते हैं हम कैसे होगा। बिटवीन फोकस f1 मतलब एकदम क्लोजर ले जाओगे तो हमारे पास सेम साइड बनेगी लेंस की, और इनलार्ज बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। ये कैसे, इसको जस्ट अभी कंफर्म करते हैं। क्लियर है। यहां पर देखिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होगा, इमेज कहां पर बनेगी, फोकस के ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने बियॉन्ड 2f रखा, यहां पर लाइट गई, इंसिडेंट की, यहां पर कन्वर्स हो गई, यहां से पास आई, एक डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, यहां पर मीट की, तो यहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई है।
उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड है, एक्चुअल मीट से बनी है तो रियल है, क्लियर है, एक्चुअली इमेज से बनी है तो रियल है, और साथ ही साथ हमारे पास थोड़ी सी यहां पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। आगे देखते हैं हमारे पास उसमें क्या है, अगर एग्जैक्ट 2f के ऊपर रखी है तो यहां से लाइट रे पास होंगी फोकस से, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से, तो दूसरे 2f2 के ऊपर इमेज बनी है, सेम साइज की बनी है। अगर आप बिटवीन 2f और f1 रखते हो, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो था मिरर के केस में, यहां पर क्या आ गया 2f1 और f1 के बीच में रखते हो तो इमेज बियॉन्ड 2f2 बनती है। क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, उल्टी है तो इन्वर्टेड बनेगी, एक्चुअल मीट से बनी है तो हमारे पास क्या होगी, रियल। आगे चलते हैं भैया, अगर आप एकदम ऑब्जेक्ट को क्लोजर ले जाओगे, एकदम अगर यहां पर ओके, उन्होंने क्या बोला यहां पर, अगर आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया एट ऑब्जेक्ट, जहां फोकस सॉरी जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस के ऊपर रख दिया, तो जो इमेज है वो हमारे पास कहां पर बनेगी, इनफिनिटी के ऊपर। बहुत सही बात है भैया। अब लास्ट केस आ गया हमारे पास, यहां पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट को अगर आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में या पोल और फोकस के बीच में जब बिल्कुल क्लोजर रखते हो लेंस के बीच हमारे पास साथ, तो ये हमारे पास इमेज है, देखिए यहां पर गई फोकस से पास हुई एग्जैक्टली ऑप्टिकल सेंटर से, ये तो कभी मीट ही नहीं करेंगी, तो यहां पर मैंने क्या किया, बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो यहां पर मीट करी, ए डैश और बी डैश बियॉन्ड 2f, काफी बड़ी क्या बनी है, यहां पर इमेज बनी है। ये आ गया हमारे पास किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। आगे हम बात करते हैं कनकेव लेंस के लिए। जैसे वहां पर कनकेव मिरर के 2 केस थे, यहां पर जो हमारे पास कनकेव लेंस है इसके भी जस्ट सिर्फ कितने केस है, 2 केसेस है। वो 2 केसेस क्या है कि भैया अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास फोकस के ऊपर है, या ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी के ऊपर है, इमेज कहां पर बनेगी, ये यहां पर आई, यहां पर डाइवर्स कर दिया, यहां पर आई, यहां पर डाइवर्स कर दिया, लेकिन इमेज तो तब भी बनेगी। तो भैया हमने क्या कर दिया, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड, तो यहां पर क्या बनेगी, इमेज। सिमिलरली अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखोगे, यहां पर गई एक डायरेक्टली यहां से पास करवाई, तो यहां पर दोनों मीट कर रही हैं, तो यहां पर हमारे पास इमेज बन गई ए डैश बी डैश। अगर ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में है तो जो इमेज है वो f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, जो कि आप यहां पर देख सकते हो भैया कि अगर इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां पर बनेगी, एज यूजुअल हमारे पास फोकस के ऊपर बनेगी। बड़ी ज्यादा क्या बनी है, देखिए छोटी साइज की बनी है, रियल बनी है, सॉरी वर्चुअल बनी है और डिमिनिश्ड बनी है, वर्चुअल और क्या बनी है हमारे पास, इरेक्ट बनी है। अगर इन्फिनिटी और हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रख दो, इमेज हमारे पास क्या बनेगी, f1 और हमारे पास बनेगी, क्लियर है, और जो हमारे पास क्या बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल और हमारे पास क्या बनी है, देखिए इरेक्ट मतलब सीधी बनी है, क्लियर है। तो ये हमें यहां पर एकदम क्लियर है भैया। आगे चलते हैं, आगे आ गया हमारे पास लेंस फॉर्मूला। देखिए मिरर फॉर्मूला हमने क्या समझा था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें बीच में कौन सा साइन आता है, माइनस का। बाकी साइन कन्वेंशन रूल सारे सेम रहेंगे कि भैया अगर लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव, राइट की तरफ है तो पॉजिटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। साथ ही साथ एक चीज आपने याद रखनी है, जैसे हमारे पास मिरर के केस में क्या होता था, जो इमेज में चेंज आता है, क्लियर है, वो किस कारण आता था, जहां तो ऑब्जेक्ट के रिलेशन के कारण, इमेज के डिस्टेंस के कारण और फोकल लेंथ के कारण। सेम चीज हमारे पास किसमें होगी, लेंस में। आपके चैप्टर में इसकी डेरिवेशन नहीं है इंक्लूडेड, क्लियर है, 12th में जाके आप डेरिवेशन करोगे, बट फिलहाल आप रिजल्ट याद रखना कि मिरर के लिए 1/f प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, बट हमारे पास लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और सेम फॉर्मूला हमारे पास मैग्निफिकेशन के लिए रहेगा। वहां पर हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या होती थी, माइनस b/u, यहां पर मैग्निफिकेशन माइनस की बजाय यहां पर पॉजिटिव b/u होगी। बाकी सारा कुछ क्या रहेगा, सेम फॉर्मूला सेम रहेगा। वहां पर भी क्या होता था, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर भी क्या रहेगा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वहां पर डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे होता था, यहां पर b/u आएगा, यहां पर ये डिफरेंस है, क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट, जो हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, विच इज द पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस क्या चीज है ये समझनी है। हमें पता है किसी भी चीज की जो पावर होता है उसका मतलब होता है वो कोई भी काम कितनी जल्दी कर रहा है। मान लीजिए मुझे कोई बोले कि मैं किसी को बोलूं कि भैया तेरे में पावर काफी ज्यादा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, हाँ भैया मैंने क्या देखा है कि उसका काम करने का तरीका बहुत तेज है, वो बहुत जल्दी काम को कंप्लीट करता है, वो बहुत स्पीड में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो मैं क्या बोलूंगा, पावर ऑफ लेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी आदमी कितनी जल्दी कोई काम कर रहा है। अब भैया लेंस ने कौन सा काम करना है, लेंस का काम सिर्फ एक होता है। आपने क्या देखा है, लेंस क्या कर रहा है, लाइट की बेंडिंग करवा रहा है। लेंस क्या कर रहा है, लाइट की क्या करवा रहा है, बेंडिंग। तो भैया बेंडिंग जितनी जल्दी करवा देगा उतनी क्या होगी इसकी पावर। मान लीजिए मेरे पास 2 लेंस है, एक लेंस ये है, एक लेंस ये है। एक लेंस ने क्या किया, लाइट को बहुत जल्दी मिला दिया है, एक ने थोड़ा दूर मिलाया है। तो
तो जिसने जल्दी मिला दिया उसकी पावर क्या है, ज्यादा, जिसने थोड़ा देर बाद मिलाया उसकी पावर क्या है, कम। एक चीज देखिए, ऑप्टिकल सेंटर से जहां से लाइट पास होती है वो होता है फोकस, यहां पर भी क्या गया, फोकस। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी क्या गया, फोकल लेंथ। पहले केस में देखें जब पावर ज्यादा थी तो फोकल लेंथ कम है, दूसरे केस में जब पावर कम है तो फोकल लेंथ क्या आ गई, ज्यादा। क्योंकि हमें पता है कि पावर का मतलब होता है कोई भी लेंस कितनी जल्दी काम करता है, और लेंस का जल्दी काम करना क्या होता है, लाइट को बेंड करना। तो जो लेंस जल्दी बेंड कर देगा उसकी पावर ज्यादा है, जो लेट करेगा उसकी पावर क्या है, कम। तो यहां से मुझे क्या पता चला है कि अगर किसी लेंस की पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ क्या है, कम। तो नॉर्मल सी बात है, दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन आ गया, इनवर्स रिलेशन। तो ये आपने याद रखना है कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, जो कि आप यहां से भी ऑब्जर्व कर सकते हो इजीली। कैसे, ये देखिए, यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर जो कर्व है वो हाई बन रही है, यहां पर मॉडरेट कर्व बन रही है और यहां पर लो कर्व बन रही है। यहां पर देखिए काफी जल्दी मिला रहा है, यहां पर थोड़ी लेट मिला रहा है और यहां पर और लेट मिला रहा है। तो यहां पर फोकल लेंथ f1 मान लेता हूं, इसकी फोकल लेंथ f2 मान लेता हूं और इसकी फोकल लेंथ f3 मान लेता हूं। तो यहां से मुझे क्या पता चला, अगर यहां पर मैं इसको सोल्व करूं, इसको सोल्व करूं तो मुझे क्या पता चला कि जो f3 है वो सबसे ग्रेटर है, f2 है वो उससे ग्रेटर कम है और f1 सबसे कम है। तो नॉर्मल सी बात है, इसने काफी देर बाद मिलाया, इसने जल्दी मिलाया, इसने सबसे जल्दी मिलाया, तो f1 की पावर क्या, सबसे ज्यादा। तो पावर किसकी ज्यादा होगी, P1, फिर P2 और फिर P3। तो ये है हमारे पास पावर ऑफ लेंस। क्लियर है। आगे हमने याद रखना है इसकी यूनिट्स, जो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है। क्लियर है। पावर का फॉर्मूला आ गया 1 फोकल लेंथ, और याद रखिएगा जो फोकल लेंथ है इसको हमने किस में लेना है, मीटर में। अगर सेंटीमीटर में होगी तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। और पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। अब आप बोलोगे डायोप्टर क्या है, डायोप्टर याद रखिएगा हमारे पास पावर है किसकी, यूनिट की। जैसे अगर मैंने किसी की स्पीड मापनी हो मैं किलोमीटर में मापता हूं, किसी का वेट मापना हो मैं केजी में मापता हूं। तो ऐसे ही भैया हम पावर किस में मापेंगे, भैया तेरी लेंस है, तू लेंस है, तेरी पावर बहुत ज्यादा, बट हम मापेंगे किसमें, तो लेंस बोलता है भैया मुझे डायोप्टर में मापो। क्लियर है। तो जो लेंस की पावर है उसको हम किस में मापेंगे, डायोप्टर में। किसमें मापेंगे भैया, डायोप्टर में। तो जो लेंस की पावर है उसको मापा जाता है किसमें, डायोप्टर में। तो आपको एक चीज पता है, जब भी किसी की यूनिट को हमने एक्सप्लेन करना हो तो बाकियों की भी यूनिट लिख दो। तो अगर पावर की यूनिट मैंने डायोप्टर को एक्सप्लेन करना हो तो फोकल लेंथ की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर। तो हम क्या बोलेंगे कि भैया पावर ऑफ लेंस तब एक डायोप्टर होगी जब फोकल लेंथ कितने की बनेगी, 1 मीटर की। हमारे पास 1 डायोप्टर तब की पावर होगी लेंस की जब फोकल लेंथ कितनी की बनेगी, 1 मीटर की। क्लियर है। ये आपने याद रखना है। पावर को किसमें मापते हैं, डायोप्टर में। डायोप्टर क्या होता है, तब लेंस की, देखिए बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये लेंस है, इसने क्या किया, लाइट को बेंड किया और कितनी दूर किया, 1 मीटर दूर। तो इसकी जो फोकल लेंथ था वो कितनी आ गई, 1 मीटर। तो हम क्या बोलेंगे, अब जो इसकी पावर है जिससे इसने इसको इतना बेंड कर दिया है वो कितनी है, इसकी 1 डायोप्टर। याद रखिएगा जब भी किसी की यूनिट एक्सप्लेन करनी होती है तो बाकी चीजों की भी क्या लिख देनी होती है हमने, यूनिट। तो पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर कब होगी, जब जो फोकल लेंथ है वो कितनी बनेगी, 1 मीटर। अब यहां पर आपने एक चीज याद रखनी है, जो पावर है कन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है और कनकेव की नेगेटिव होती है। इसका कारण क्या है वो अभी समझ लेते हैं। कन्वेक्स ऐसे होता है, लाइट रेज गई, यहां पर क्या होगी, ये कन्वर्स करेगा तो इधर आएगा। तो फोकल लेंथ इसकी किधर बन रही है, राइट की तरफ। तो आपको पता है राइट की तरफ फोकल लेंथ को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। ठीक है। कनकेव की देखिए, यहां पर हमारे पास क्या हो, लाइट रेज यहां से आएगी, क्या करो, बैकवर्ड एक्सटेंड करो, एक हमारे पास यहां से पास करा तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगी, इमेज। तो यहां पर ये किस तरफ बढ़ रही है, लेफ्ट की तरफ। तो यहां पर फोकल लेंथ क्या आ गई, नेगेटिव। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। तो पहले केस में, कन्वेक्स के केस में हमारे पास क्या आ गया कि पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। तो ये किस में है, पॉजिटिव में। तो पावर भी किस में आएगी, पॉजिटिव में, लेकिन दूसरे केस में किस में आएगी, नेगेटिव में। तो ये था भैया हमारा आज का चैप्टर लाइट, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को कवर कर लिया। भैया इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू यूज द कमेंट सेक्शन। वहां पर अपने कमेंट्स दे, वहां पर अपना फीडबैक दे, वहां पर मुझे बताएं कि अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको फीडबैक में लिखें, कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि आगे से उसका ध्यान रखा जाए। और भैया होप आज का चैप्टर आपको क्लियर हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज इसको स्कैन करें और पहुंच जाए हमारे टेलीग्राम हैंडल के ऊपर। इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट छोड़े, फीडबैक दें, शेयर करें उस हर एक बच्चे के साथ जहां पर
जिसको इसकी जरूरत है, जो हमारे पास जिसके लिए पढ़ने के साधन नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहता है, उसके पास शेयर करें, अपने हर एक फ्रेंड तक ये शेयर करें ताकि वो भी इस वन शॉट का आनंद ले सके। जस्ट इस वन शॉट को पढ़े और उसका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं इसकी लाइव क्वेश्चन कल होंगे, जिसका समय आपको सीपी में जानी कम्युनिटी पोस्ट में बताया गया है। तो भैया अगर आज का सेशन लगा है सही तो प्लीज लाइक कर देना। तब तक बाय, लव यू, टेक केयर। मिलेंगे एक और नई एनर्जी और नए जोश के साथ। तब तक अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, पढ़े भी, खेले भी, हंसे भी, साथ में क्लियर है। साथ ही साथ थोड़ा हार्ड वर्क भी करते जाएं क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। बाय, लव यू।